CH-131 आरव का अजीब प्लान। डेविल और ब्लैक डोर के एक साथ आ जाने की खबर नहीं मुंबई के साथ साथ कई शहरों में हड़कंप मचा दिया था। सभी को पता था कि ये दो इंसान कितने ज्यादा खतरनाक है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यह इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि ये दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन इस समय दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के सभी बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग बैठी हुई थी, जिसमें सभी यही पूछ रहे थे आखिर डेविल दिल्ली से बाहर कब निकला और कैसे निकाला, क्योंकि उन्हें भी मुंबई में हुए हत्याकांड के बारे में पता चल चुका था। लेकिन सभी लोग इस बात से भी डर चुके थे क्योंकि मुंबई में जाने के तुरंत बाद डेविल ने 400 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार डाला था। ये खबर कुछ ऐसी थी जिससे भारत का पूरा अंडरवर्ल्ड हिल सकता है, क्योंकि जिस तरह की ताकत डेविल और ब्लैक डोर ने दिखाई है उस तरह की ताकत तो टेररिस्ट के पास भी नहीं होती। हालांकि अंडरवर्ल्ड में एक रात में इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की जान गई थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि सभी को एक चाकू से ही मारा गया है। इस हत्याकांड में किसी भी तरह के एडवांस्ड वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जैसे गन, राइफल्स, स्नाइपर आदि। इस वजह से सभी को पता चल पा रहा था कि यह हत्याकांड कितना ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। वही आज सुबह से सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर चलाई जा रही थी। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 400 से अधिक लोगों की लाशें पाई गई। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किंग डेविल और मुंबई का पुराना अंडरवर्ल्ड डॉन ब्लैक डोर है। आखिर अब क्या होने वाला है अंडरवर्ल्ड में? क्या इतने सालों के बाद इन दोनों के एक साथ आने से अंडरवर्ल्ड की ताकतों में हेरफेर होने वाला है? अगर आप सभी को लगातार इस मामले के बारे में जानकारी चाहिए तो देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को। कुछ इस तरह की खबरें हर न्यूज चैनल पर चल रही थी। कुछ तो न्यूज चैनल ने नेताओं को भी बुला लिया था और उनसे बहुत से सवाल पूछ रहे थे इस मामले के बारे में, जिस पर विपक्ष के नेता मौजूदा सरकार से सीधा सवाल कर रहे थे। लेकिन सभी को पता था कि गवर्नमेंट का इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन सभी यह चाहते थे कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इन दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ ले, बाकी दोबारा से मुंबई में शांति आ सके। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता था कि क्या करना है। गवर्नमेंट ने भी अपने सभी पत्ते खोल दिए थे। डेविल और ब्लैक डोर को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट बहुत से सीक्रेट मिशन चालू कर चुकी थी। अब देखना यह था क्या गवर्नमेंट के ये सीक्रेट मिशन डेविल या फिर ब्लैक डोर को पकड़ पाएंगे। जहां सभी लोग ब्लैक डोर और डेविल को पकड़ने के बारे में बात कर रहे थे, वही इस हत्याकांड को अंजाम देकर आरव और विक्रम यानी ब्लैक डोर इस समय एक गाड़ी में बैठे थे, जिस गाड़ी को आरव के 12 हथियारों में से एक चला रहा था। इस समय आरव की गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ी थी, जिनमें आरव के बाकी के 11 हत्यारे थे। इस समय ये तीनों गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर काफी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, जो कुछ देर में मुंबई हाईवे पर चढ़ने वाली थी। आरव का सीधा प्लान था वह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लोगों को मारकर गिरने के बाद सभी लोगों का ध्यान वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चला जाएगा और इसी बात का फायदा उठाते हुए वह ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई हाईवे पर चढ़ जाएगा और ओल्ड वाशी ब्रिज पर कॉपर किंग और उसके लोगों का इंतजार करेगा। वही किसी को अंदाजा नहीं था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हो रही चीजों के बारे में डेविल को सब पता है, और यही नहीं, यह सब करने का प्लान भी उसी का ही था। ओल्ड वाशी ब्रिज पर आरव और उसके आदमी ज्यादा जल्दी आ गए थे, इसलिए वह बिना रुके कालमबोली ब्रिज पर पहुंच गए थे। अब तक दोपहर के 2 बजे बज चुके थे, इसलिए आरव सभी को यही रुकने को कहता है। इस समय उनकी गाड़ी रोड के दूसरी साइड खड़ी थी। अपनी गाड़ी से बाहर निकल आरव हैदराबाद से मुंबई आने वाले रास्ते पर कूद जाता है। आरव के साथ ब्लैक डोर भी ऐसा ही करता है। आरव के 12 हत्यारे भी आरव के साथ आ जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वे सभी कुछ देर इंतजार करते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद सभी को एक 20 गाड़ियों का काफिला आता हुआ दिखाई देता है। आरव की नजरें किसी चील से भी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वह तुरंत सारी गाड़ियों की अच्छे तरीके से देख पा रहा था। सारी गाड़ियों को देखने के तुरंत बाद अचानक से उसकी आंखें हैरानी में छोटी हो जाती है। वह तुरंत सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, इन गाड़ियों में से निकलने वाले किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना। मैं अभी 20 मिनट में आया। इतना कहने के बाद आरव वहां से हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता है। आखिर आरव इस समय कहाँ गया होगा? आखिर इन गाड़ियों में कौन बैठे हुए हैं? क्या कॉपर किंग और हैरी सही सलामत मुंबई में एंटर हो पाएंगे? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-132 धमाकेदार एंट्री। आरव अपने आदमियों के साथ कंबोली ब्रिज पर पहुंच गया था। फिर आरव अपने आदमियों के साथ हैदराबाद से मुंबई आने वाले रास्ते पर कूद जाता है और 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद सभी को बीच गाड़ियों का काफिला आता हुआ दिखाई देता है। आरव अपनी तेज निगाहों से सभी गाड़ियों को देखता है और तभी अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, इन गाड़ियों में से उतरने वाले किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना। मैं अभी 20 मिनट में आया। इतना कहने के तुरंत बाद आरव वहां से हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता है। वहां पर मौजूद किसी को नहीं पता था आखिर आरव कहां पर गया है। यहां तक कि ब्लैक डोर को भी नहीं पता था। वही आरव अचानक से गायब होकर अपनी पूरी तेज रफ्तार से जिस तरफ से आया था उसी तरफ उल्टा जा रहा था। लेकिन आ रहा अचानक से रोड से कूद जाता है और मुंबई की भीड़ी गलियों से होते हुए काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लग जाता है। कुछ ही देर में आरव हैदराबाद से मुंबई जाने वाले मुंबई नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर काफी तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। मुंबई में मौजूद किसी को अंदाजा नहीं था कि मुंबई नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर एक ऐसी आपदा दौड़ रही है
जिसके आने से पूरा मुंबई अब कांपने वाला है। अचानक से मुंबई नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर सभी को एक जोरदार हुकार देती है। उस हुकार को सुन ऐसा लग रहा था जैसे एक बेहद खतरनाक बेड़ियों से बंधे सांप को मुक्त कर दिया गया हो, जो अगले ही पल अपने शिकार को डसने के लिए अपने फन फैलाए खड़ा हो। उस हुकार को सुन मुंबई नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ती 20 काले रंग की गाड़ियां अचानक से रुक जाती है। उन गाड़ियों के रुकने के तुरंत बाद आगे वाली गाड़ी में एक आकृति जाकर टकरा जाती है, जिससे उस गाड़ी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल वह गाड़ी आग की लपटों में जलने लग जाती है। अचानक गाड़ी में धमाका होकर आग लगने की वजह से गाड़ी में बैठे लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और 2 इंसान तो बहुत बुरी तरह से मौके पर ही जलकर मर जाते हैं। लेकिन तभी उस गाड़ी के पीछे वाले दोनों दरवाजे टूटकर बाहर गिर जाते हैं और उनके अंदर से 2 काले रंग की आकृति बिजली से भी तेज रफ्तार में बाहर निकलती है। अचानक से पहले वाली गाड़ी में आग लगने की वजह से बाकी गाड़ियों में बैठे लोग तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों में से बाहर निकलने लग जाते हैं। वह सभी लोग हर तरह के एडवांस हथियार से लैस थे। उन सभी लोगों की संख्या 45 थी और वह 45 लोग तुरंत उन दोनों लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए तुरंत उनको कवर कर लेते हैं और अपनी अपनी बंदूकों को आगे की तरफ कर लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गोली मारने के लिए तैयार है। तभी सभी को उस आग लगी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जो इस समय आग में बैठा हुआ था। उस इंसान का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह इंसान हल्के से गाड़ी के ऊपर अपना पैर मारता है, जिससे अगले ही पल गाड़ी के चारों टायर फटकार बाहर निकल जाते हैं। तभी सभी को दिखाई देता है कि वह आकृति गाड़ी के ऊपर खड़ी होती है और सीधा रोड पर कूद जाती है। तभी वह सभी 45 योद्धा देखते हैं कि गाड़ी से कूदने वाले इंसान ने ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक बास्केट और ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट। उस इंसान ने गोल ब्लैक हैट भी पहन रखी थी। उस इंसान के चेहरे पर एक काला मास्क था, जो उसके पूरे चेहरे को ढके हुए था। बस उस इंसान की बेल्ट का नकल सिल्वर कलर का था, जिसके ऊपर एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था। लेकिन आग में बैठे होने के बावजूद भी उस इंसान के कपड़े बिल्कुल भी जले हुए नहीं थे। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल पावर उसके कपड़ों की भी रक्षा कर रही थी। तभी वह इंसान अपनी मास्क में लगे वॉइस चेंजर की वजह से अपनी भयानक और खतरनाक आवाज के साथ कहता है, कॉपर किंग, मुंबई में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तुमने उम्मीद तो नहीं की होगी कि मुंबई में ढंग से एंटर होने से भी पहले तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। वैसे तुमने मेरे दोस्त को जान से मारने का प्लान काफी अच्छा बनाया था, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि ब्लैक डोर एक समय में डेविल के साथ काम करता था। लेकिन आज अपने सामने उसी डेविल को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, यह इंसान और कोई नहीं बल्कि आरव यानी डेविल था। डेविल की आवाज इतनी भयानक और खतरनाक थी कि उन 45 योद्धाओं को अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो चुके थे। और जिस तरह से डेविल गाड़ी में लगी आग के ऊपर बैठा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मौत का देवता हो। और वैसे भी उन सभी का डरना जायज था, क्योंकि कोई भी आम इंसान इस तरह से आग के बीच में नहीं बैठ सकता। वही अचानक से इस हरकत से पूरा रोड जाम हो चुका था। और जब सभी लोगों ने उस काले कपड़े पहने वाले इंसान की आवाज सुनी तो सभी का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया था। और जब सभी लोगों ने उस इंसान का नाम सुना तो सभी बुरी तरह से डर के मारे कांपने लग गए थे, क्योंकि अब तक जिस इंसान के नाम को वह टीवी पर और लोगों के मुंह से इतनी बार सुन चुके थे, वह इंसान उनके सामने खड़ा था, जिसने कल रात को 400 लोगों को मौत के घाट पर उतरकर एक हाईवे पर फेंक दिया था। वे सभी लोग इस इंसान की भयानक ताकत के बारे में सोच सोच कर ही डर रहे थे। वही डेविल का नाम सुन कॉपर किंग के भी चेहरे के हाव भाव कहीं ना कहीं बदल चुके थे, लेकिन उसने जो मास्क लगा रखा था उस वजह से उसके हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन वही उनके विपरीत हैरी, जिसने मास्क भी नहीं लगा रखा था, उसके भी चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल ही थे। कॉपर किंग अपने आप को डरा हुआ नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए कॉपर किंग अपने आदमियों को हटाते हुए डेविल के सामने जाता है और डेविल की तरफ देखते हुए कहता है, डेविल, हम बहुत नाम सुना था तुम्हारा। तुम बिल्कुल अपने नाम की ही तरह हो। वैसे तुमने सही कहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम मुझे यूं अचानक से रास्ते में रोक लोगे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे रूट के बारे में जान पाओगे। इम्प्रेसिव। कॉपर किंग की बात सुन डेविल अपने ओवरकोट को पीछे करते हुए अपने पेट की जेब में अपना एक हाथ डालता है, जिसमें उसने काले ग्लव्स पहन रखे थे, और दूसरे हाथ के अपने ओवरकोट को पीछे झटकते हुए कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुंबई आने के लिए छोटे रास्ते की जगह लंबा रास्ता लोगे। वैसे तुमने दूसरे रूट पर भी बिल्कुल सेम काफिला भेजकर अपनी तेज बुद्धि का परिणाम दिया है, लेकिन तुम्हारी तेज बुद्धि मेरी रफ्तार के सामने इतनी तेज नहीं रही। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम उस काफिले में नहीं हो तो मेरा दिमाग तुम्हारे भी दिमाग से तेज चला, और मुझे पता चल गया कि तुम किस रास्ते से मुंबई में एंटर होने वाले हो, और मैं तुरंत अपने आदमियों को वहां पर छोड़कर तुम्हें रोकने के लिए यहां पर आ गया। और इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारा वह काफिला इस वक्त कहां तक पहुंचा है। मैंने जब तुम्हारे काफिले को देखा तो वह कंबोली ब्रिज पर था, और जिस रफ्तार से मैं यहां पर तुम्हें रोकने के लिए पहुंचा और आग के बीच में बैठा था, उस हिसाब से तुम मेरे मंडल का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो, या फिर तुम्हारा वह साथी जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। डेविल की बात सुन इस समय कॉपर किंग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस समय अपने साथ एक झील की शक्ति लेकर समुद्र से लड़ने जा रहा था। कहीं ना कहीं डेविल की बात सुन उसे अंदाजा हो गया था कि डेविल किस मंडल की बात कर रहा है।
वही हैरी ने जैसे ही अपनी तरफ इशारा देखा तो उसके भी चेहरे के हाव भाव अब बदल गए थे, उसके भी शरीर में अब डर की सिहरन दौड़ गई थी। हैरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि डेविल अग्निमंडल का योद्धा होगा, क्योंकि अग्निमंडल के योद्धा आम इंसानों के बीच नहीं रहते थे। उन सभी योद्धाओं ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी थी। यहाँ तक कि इंसानी दुनिया में जल मंडल के योद्धा को भी देखना दुर्लभ था। इंसानी दुनिया में जल मंडल का योद्धा बनना अपने आप में एक काबिलिय तारीफ थी। वही इस समय कॉपर किंग और हैरी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि डेविल अग्निमंडल का योद्धा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास हो रहा था कि डेविल सच कह रहा है। वही फिर डेविल अपनी बात कहने के बाद पलटता है और आम जनता की तरफ देखते हुए अपनी भयानक और खतरनाक आवाज में कहता है, मेरा आप सभी को डराने का कोई मकसद नहीं था, और मेरा देश की सरकार के विरुद्ध जाने का भी कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि भारत के अंडरवर्ल्ड में जो ये हलचल हो रही है, बस इसे स्थिर किया जाए। मुझे पता है आप सभी को मेरे अचानक से 400 लोगों की हत्या करके रोड पर गिराने से डर लग रहा है, लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को जान से मारा है, आप सभी उनकी क्रिमिनल रिपोर्ट देख सकते हैं। उनमें से हर किसी के ऊपर मर्डर या फिर रेप के केस लगे हुए हैं, और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और मैं अपने देश को इस तरह से अंदर से खोखला होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उन सभी दरिंदों को जान से मार डाला। हालांकि मुझे पता है मैं किसी अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ, मुझे भी कोई जान से मार सकता है, लेकिन मुझे यानी डेविल को मारने से डर नहीं लगता। जैसे डेविल हेल पर राज करता है, वैसे इस दुनिया का ये डेविल इस दुनिया के अंडरवर्ल्ड पर राज करेगा। आप सभी एक आम इंसान है, इसलिए आप सभी की मर्यादा है, और अगर कोई अपनी मर्यादा पार करेगा तो उसे सजा कोर्ट नहीं बल्कि यह अंडरवर्ल्ड किंग डेविल देगा सजा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए सभी लोग मुंबई में शांति से रहे, क्योंकि आज से मुंबई का बादशाह डेविल है, और मुंबई पर नजर रखने के लिए मैं अपने पुराने दोस्त ब्लैक डोर को मुंबई की गद्दी सौंपता हूं। इतना कहने के तुरंत बाद डेविल पूरे रोब में पलटते हुए कॉपर किंग और हैरी को घूरता है। मास्क लगे होने के बावजूद भी आरव की नजर कॉपर किंग और हैरी के शरीर को भेदने के लिए तैयार थी। वही कॉपर किंग और हैरी को भी अपने ऊपर पड़ने वाला दबाव महसूस होने लग गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस समय उनके ऊपर एक भारी पहाड़ रख दिया गया हो, जिसके ऊपर वह दबे बिना नहीं रह पाएंगे। अगले ही पल डेविल अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उन दोनों के पास जाने लगता है। वही कॉपर किंग इस समय डेविल से बहुत ज्यादा डर चुका था, जिस वजह से उसका अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है। अगले ही पल डेविल को कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी और उसके कदम भी रुक गए थे। डेविल लगातार कॉपर किंग को घूर रहा था। डेविल के चेहरे पर मास्क लगे होने की वजह से कोई भी डेविल के चेहरे पर छाई हुई हैरानी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन सभी लोग डेविल के लॉन्ग ओवरकोट को हल्का हल्का लहराते हुए देख पा रहे थे। आखिर डेविल ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे वह इतना ज्यादा हैरान हो गया था? आखिर सभी लोग क्यों डेविल के लहराते हुए लॉन्ग ओवरकोट को देख रहे थे? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-133 की कैसी मौत है? डेविल को अपनी तरफ बढ़ता देखकर कॉपर किंग डर जाता है, जिस वजह से कॉपर किंग का अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है। अगले ही पल डेविल को कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी और उसके कदम भी रुक गए थे। डेविल लगातार कॉपर किंग को घूर रहा था। डेविल के चेहरे पर मास्क लगे होने की वजह से कोई भी डेविल के चेहरे पर छाई हुई हैरानी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन सभी लोग डेविल के लॉन्ग ओवरकोट को हल्का हल्का लहराते हुए देख पा रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहां पर हवा नहीं चल रही थी। थोड़ी ही देर में आरव का लॉन्ग ओवरकोट हवा में तेज लहराने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आरव की इनर स्ट्रेंथ उसके शरीर से बाहर निकालकर लॉन्ग ओवरकोट को लहरा रही है, जिस वजह से बहुत पर मौजूद आम इंसान हैरान हो रहे थे। अगले ही पल आरव की आंखों में हत्या का इरादा इतना ज्यादा प्रबल हो जाता है कि उसके मास्क लगाने के बावजूद भी कॉपर किंग को आरव की आंखों से हत्या का इरादा महसूस हो रहा था। कॉपर किंग डेविल के हत्या के इरादे को महसूस कर जम गया था, क्योंकि हत्या का इरादा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था जिसे कोई भी हासिल कर सकता है, बल्कि हत्या का इरादा अपने आप बढ़ता जाता है। जब जब योद्धा अपने दुश्मन को मारता जाता है तो उसकी हत्या का इरादा मजबूत होता चला जाता है, और इस समय डेविल के शरीर से जिस तरह का हत्या का इरादा निकल रहा था वह काफी ज्यादा मजबूत था, जिससे पता नहीं चल रहा था आखिर डेविल ने कितने लोगों को जान से मार रखा है। डेविल का हत्या का इरादा इस समय इतना ज्यादा मजबूत था कि कॉपर किंग को उसमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। डेविल अपने मिस्टीरियस ऑरा को चारों तरफ फैलाते हुए धीरे से कॉपर किंग के पास जाता है और उसके कान में बस इतना कहता है, तुम वैम्पायर सोसाइटी के वैम्पायर हो। वही डेविल की बात सुन कॉपर किंग का खून जम गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान वैम्पायर सोसाइटी के बारे में जानता होगा। वही कॉपर किंग की आंखों को देखकर जतिन को पहले विश्वास हो गया था। कॉपर किंग इस बारे में कुछ सोचता उससे पहले ही डेविल अपना हाथ उठाकर कॉपर किंग के मास्क को पकड़कर उतार देता है। कॉपर किंग के कागज की तरह सफेद चेहरे को देखकर डेविल को पूरा विश्वास हो गया था कि वह एक वैम्पायर है। वहीं अब तक कॉपर किंग को भी समझ में आ चुका था, अगर डेविल को वैम्पायर सोसाइटी के बारे में पता है तो डेविल और वैम्पायर सोसाइटी के बीच जरूर कोई झड़प हुई है। अब कॉपर किंग के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, आखिर वह यहां से बचकर कैसे निकले।
क्योंकि अगर वह अब डेविल के हाथों मर गया, डेविल उसके शरीर पर जरूर कोई रिसर्च करेगा जिससे वैम्पायर का कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। और जिस हिसाब से अचानक से डेविल की आंखों में हत्या का इरादा उत्पन्न हुआ था, उससे कॉपर किंग को कहीं ना कहीं यकीन हो गया था कि डेविल और वैम्पायर सोसाइटी के बीच जरूर कोई दुश्मनी है। और अगर वह डेविल के हाथों मारा गया तो उसके ऊपर की रिसर्च वैम्पायर सोसाइटी के लिए खतरा साबित हो सकती है। उसका मास्क उतारने के बाद डेविल तुरंत कॉपर की गर्दन पकड़ते हुए धीरे से उसके कान में अपनी भयानक और खतरनाक आवाज में कहता है, तुम्हें वेयरवुल्फ वर्ल्ड के बारे में कितना पता है? मुझे सब सच सच बताना वरना तुम्हारी गर्दन काटकर यही हाईवे पर लटका दूंगा, जिससे तुम्हारी वैम्पायर सोसाइटी की अंडरवर्ल्ड में काफी बदनामी होगी। और तुम यह मत सोचना अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। बिजनेस वर्ल्ड हो या अंडरवर्ल्ड, हर चीज पर मेरी नजर है। मैं चाहूं तो तुम्हारी सोसाइटी की छोटी से छोटी जानकारी भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं अपने आदमियों को परेशान नहीं करना चाहता, और अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी उकसाने की जरूरत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस समय डेविल की आवाज में एक अलग तरह की बेरहमी थी, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। वही डेविल की आवाज सुन कॉपर किंग अपने गले में मौजूद थूक को निकलते हुए डेविल को कहता है, तुम मुझसे जो जानना चाहोगे मैं तुम्हें वह बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बात करना सही नहीं है। अगर तुम्हें वैम्पायर सोसाइटी के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारी वैम्पायर सोसाइटी छुप कर रहती है। आम लोग हमारे अस्तित्व को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी आम इंसान के सामने इस तरह के राज का खुलासा हो। और अगर किसी इंसान को हमारे राज के बारे में पता चल गया तो हमारी सोसाइटी के हिसाब से हमें उसे जान से मारना पड़ेगा, फिर भले ही वह इंसान बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो। पर किंग की बात सुन डेविल अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और फिर अपने गर्दन घुमा कर देखता है। वह इस समय लोगों के बीच में गिरा हुआ है और कॉपर किंग से इस तरह के सवाल कर रहा है। उसे भी पता था कि इस तरह के सवालों की गोपनीयता कितनी होनी चाहिए, और वैम्पायर का अस्तित्व आम इंसानों के सामने ना आए तो उन्हीं के लिए बेहतर है। लेकिन डेविल को सिर्फ कॉपर किंग से मतलब था, इसलिए वह अपनी तेज बाज की नजरों से कॉपर किंग के 45 आदमियों को घूर कर देखता है। डेविल की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर उन 45 योद्धाओं के माथे पर पसीना और चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था आखिर डेविल कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन डेविल की नजरों ने ही वहां पर उसकी ताकत का लेवल सभी को बता दिया था। वह वहां मौजूद उन 45 योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर था। डेविल अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाता है और अपनी गर्दन के पीछे करता है, और फिर डेविल जैसे ही अपने हाथ को गर्दन के पीछे से बाहर लाने लगता है तो सभी को उसके हाथ में एक सुनहरे रंग की चमचमाती हुई तलवार दिखाई देती है। मौत के देवता के हाथ में तलवार को देखकर सभी की जान निकल गई थी। डेविल के हाथ में तलवार देखकर 45 योद्धाओं में से एक योद्धा हार्ट अटैक से वही मौत को प्यारा हो जाता है। वही हाईवे पर मौजूद आम जनता भी डेविल के इस तरह के खौफ को देखकर डर गई थी। एक इंसान के सिर्फ तलवार बाहर निकलने से ही दूसरा योद्धा हार्ट अटैक से मर गया। उस इंसान के बिना कुछ करे ही एक योद्धा जान से मर चुका है, अगर वह कुछ कर देगा तो क्या होगा। हालांकि यह घटना थोड़ी हास्यास्पद भी थी। अचानक से एक योद्धा को मारता देखकर इस समय तलवार पड़े डेविल का दिमाग का अचानक से किसी छोटे बच्चों के जैसा हो गया था। वह तुरंत उस योद्धा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ओ भाई, ओ चचा, उठ ले। वैसे अगर सभी लोग ऐसे ही मर जाए तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मुझे तो बस फिर जाना होगा और अपनी तलवार निकालनी होगी, इसके जैसे योद्धा वहीं पर मर जाएंगे और मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। वाह, वैसे भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। हालांकि अगर वहां पर मौजूद कोई भी इंसान डेविल के मन में चल रहे इस वाक्य को सुन लेता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा डॉन इस तरह की बच्चों के जैसे बातें कर रहा है। लेकिन इन सब से बिल्कुल विपरीत उन सभी योद्धाओं को उस योद्धा से जलन हो रही थी, क्योंकि उसे इस क्रूर इंसान के हाथों से मारना नहीं पड़ा था, वरना ये सामने वाला इंसान उसे किस तरह से मारता उसने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। सभी योद्धा अपने मन में सिर्फ यही कह रहे थे, यह इंसान कितनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। वहीं अगर डेविल को भी इन योद्धाओं के मन में चल रही बात सुन जाती तो वह भी हंसकर हंसकर पागल हो जाता, क्योंकि वह जो बच्चों का ख्याल सोच रहा था ये योद्धा भी वही सोच रहे थे। बस फर्क ये था कि आरब मारना चाहता था और यह योद्धा मरना चाहते थे। लेकिन इन सब से बिल्कुल विपरीत डेविल अपने ख्यालों से बाहर आता है और गहरी सांस लेते हुए अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, और फिर अपनी तलवार को सभी योद्धाओं की तरफ करते हुए दोबारा से उसे अपनी गर्दन के पीछे टांग लेता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी छा गई थी। उन्हें नहीं पता था आखिर डेविल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उन्हें उस योद्धा के ऊपर तरस आ रहा था जो डेविल के बिना कुछ करे ही जान से मर गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह हुई कि डेविल ने जैसे ही उस तलवार को टांगा तो 2 मिनट बाद वह योद्धा जो मर चुका था वह खड़ा हो गया था, जिसे देखकर सभी को समझ में आ गया था कि यह योद्धा सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था ताकि वह जिंदा बच सके। लेकिन ये सब हुआ उस इंसान के प्लान के बिल्कुल विपरीत। अचानक से उसे योद्धा को उठने से डेविल की आंखें हराने में छोटी हो गई थी। उसे उस योद्धा पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी, लेकिन उसकी हंसी इस समय इतनी ज्यादा थी कि उसका गुस्सा गायब हो गया था और वह कंट्रोल ना करते हुए तुरंत हंसने लग गया था। तकरीबन 2 मिनट तक हंसने के बाद डेविल उस योद्धा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है।
अचानक से डेविल का हाथ अपने कंधे पर महसूस कर उस योद्धा की जान हलक में आ गई थी, और अगले ही पल वह दोबारा जमीन पर गिर जाता है। अब उस योद्धा को दोबारा से नौटंकी करता देखकर डेविल के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह गायब हो गई थी और उसकी जगह एक कठोर भाव ने ले लिया था। डेविल तुरंत अपनी भयानक और खूंखार आवाज में दूसरे योद्धा को ऑर्डर देते हुए कहता है, इसे जल्दी उठाओ। डेविल का ऑर्डर सुन वह योद्धा तुरंत आगे आते हुए उस योद्धा को उठाने की कोशिश करता है। जब वह योद्धा नहीं उठाता तो वह योद्धा उसके चेहरे पर 3-4 थप्पड़ मार देता है, लेकिन फिर भी वह योद्धा नहीं उठाता, जिसके बाद वह योद्धा उस योद्धा को बुरी तरह से पीट देता है। इस दृश्य को देखकर डेविल को काफी मजा आ रहा था। काफी देर तक पीटने के बाद वह योद्धा जैसे ही उस योद्धा की सांस चेक करता है, तो खड़ा होते हुए कहता है, सर यह मर चुका है। उस योद्धा की बात सुन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसमें मजा आ रहा था, लेकिन उसके मास्क लगे होने की वजह से कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा। लेकिन फिर डेविल सभी योद्धाओं की तरफ देखते हुए अपनी भयानक और खूंखार आवाज में कहता है, देखो मैं तुम सभी को 2 रास्ते देता हूं, पहले या तो तुम एक दूसरे को जान से मार दो, या फिर दूसरा मैं तुम सभी को जान से मार देता हूं। डेविल की बात सुन कोई कुछ सोच पता उससे पहले ही वहां पर गोलियां चलानी शुरू हो जाती है, और मात्र 1 मिनट के बाद फायरिंग रुकती है। लेकिन इस 1 मिनट में ही कॉपर किंग के साथ आए हुए वह 45 योद्धा अपने आप को ही जान से मार देते हैं। उन मरे हुए लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें आपस में ही एक दूसरे को मारना पड़ जाएगा। उन सभी के मरने के बाद डेविल अपनी खतरनाक नजरों से कॉपर किंग और हैरी को घूरने लग जाता है। क्या वैम्पायर सोसाइटी और डेविल के बीच में सच में झड़प हो चुकी है? आखिर आरव ने कॉपर किंग से वेयरवुल्फ वर्ल्ड के बारे में क्या पूछना चाहता है? अब कॉपर किंग और हैरी का क्या होने वाला है? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-134 न्यू ट्रेंड। उस योद्धा के हॉट अटैक से मर जाने के बाद डेविल बाकी के योद्धाओं को आपस में जान से मारने के लिए कहता है। डेविल की बात सुन वह योद्धा आपस में एक दूसरे को जान से मार देते हैं। उन सभी के मरने के बाद डेविल कॉपर किंग और हैरी को घूर कर देखता है। डेविल की नजर ने ही उन दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वही आम जनता अचानक से गोली चलने की वजह से काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वह सभी दौड़कर जाकर अपनी अपनी गाड़ियों में छिप जाते हैं। फायरिंग रुकने के बाद वह सभी दोबारा से बाहर आकर सामने का नजारा देखते हैं, जहां पर इस समय 45 योद्धाओं के शरीर गोलियों से छलनी हुए पड़े थे और वह सभी जान से मारे जा चुके थे। जहां थोड़ी देर पहले ये 45 योद्धा किसी बब्बर शेर की तरह दिखाई दे रहे थे, अब यहां पर लाशें बनकर ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कोई खिलौने हो। कॉपर किंग और हैरी को घूरते हुए डेविल अपनी कमर के पीछे से अपनी जाने जिगर जानेमन बरेटर 92 को बाहर निकालता है और फिर गन को अनलॉक करके लोड करता है, और फिर 2 बार गोली चलने की जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है। बैंग बैंग। लेकिन गोली चलने के बावजूद भी किसी के भी चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन सब लोग ये देखकर हैरान थे कि कॉपर किंग और हैरी के घुटनों से खून निकल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द का नामो निशान भी नहीं था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था गोली लगने के बावजूद भी उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। जिससे आम जनता काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि गोली लगने के बावजूद भी किसी इंसान का बिल्कुल शांत खड़े रहना असंभव था, जिससे उन्हें ये तो पता चल गया था कि सामने वाले भी कम खतरनाक नहीं है। लेकिन बस वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिमाग में अब यही सवाल चल रहा था, अगर ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक है तो डेविल कितना खतरनाक होगा, जिससे इस तरह के खतरनाक इंसान भी डर रहे हैं जिनको गोली लगने के बाद भी कोई असर नहीं होता। सभी के दिमाग में यही चल रहा था, आखिर डेविल के असली पहचान क्या है? क्या डेविल कोई सुपर ह्यूमन है या डेविल कोई एलियन है? लेकिन डेविल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। गोली चलाने के बाद डेविल वापस से अपनी बंदूक को अपनी कमर के पीछे टांगता है और फिर कॉपर किंग और हैरी का एक एक हाथ पकड़कर अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उनको जोर से भींच देता है। डेविल के इस हल्के से एक्शन से ही उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन के अंदर उनके हाथ को डाल दिया है, जिससे उनके हाथ की हड्डी टूटकर चकनाचूर हो गई थी। फिर डेविल उन दोनों के उस हाथ को पकड़कर ऐसे भागता है जैसे कोई कटी पतंग को लूटकर भागता है। किसी हवा के झोंके की तरह डेविल उन दोनों को लेकर वहां से गायब हो चुका था। भीड़ इस तरह के दृश्य को देखकर हैरान हो गई थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसे ही कैसे गायब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कलम्बोली ब्रिज पर ब्लैक डोर कॉपर किंग के आदमियों के ऊपर कहर बनकर टूट चुका था। इस समय ब्लैक डोर के हाथ में AK-47 थी और ब्लैक डोर के हर आदमी के पास एक असॉल्ट राइफल थी, जिनकी बंदूक की नालियों में ऐसा लगातार गोलियां बाहर निकल रही थी, जिस वजह से बंदूक में से धुआं बाहर निकल रहा था। यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म की मूवी का लग रहा था। इस समय कॉपर किंग के आदमी भी गाड़ियों की ओट से ब्लैक डोर और उसके आदमियों के ऊपर गोली चल रहे थे, लेकिन ब्लैक डोर एकदम खुले में बिना किसी प्रोटेक्शन के लगातार कॉपर किंग के आदमियों के ऊपर गोली बरसाए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन असल बात तो ये थी कि अपने पिछले जीवन में मौत से इतनी बार रूबरू होने के बाद अब उसका मौत से डर खत्म हो चुका था। लेकिन आज भी अगर वह डेविल के सामने आ जाता है तो उसके अंदर वही मौत का डर आ जाता है।
क्योंकि अगर कोई दूसरा योद्धा उसे मारना चाहेगा तो वह उसे सीधा मार देगा। लेकिन डेविल जब किसी को भी मरता था तो वह इतना बेरहम और क्रूर हो जाता था कि शायद ही कोई उससे ज्यादा भयानक हो। ब्लैक डोर की AK-47 की जैसे ही गोली खत्म होती है तो वह उस बंदूक को बगल में फेंक देता है और अपनी कमर के पीछे से धारदार खंजर बाहर निकालता है। फिर काली परछाई में बदलकर आगे बढ़ने लग जाता है और कॉपर किंग के आदमियों को गाजर मूली की तरह काटने लग जाता है। ब्लैक डोर एक ऐसा योद्धा था जिसने शरीर मंडल को पार कर लिया था और चक्रीय मंडल में प्रवेश कर चुका था और अपने शरीर के मूलाधार चक्र को पूरी तरह से जागृत कर लिया था और सहस्रार चक्र को भी जागृत कर लिया था। लेकिन उसका सहस्रार चक्र पूरी तरह से जागृत नहीं था। लेकिन अपने आदमियों को मारता देखकर भी कॉपर किंग के आदमी गोली चलाना नहीं रोकते, जिस वजह से एक गोली सीधा ब्लैक डोर के बाएं कंधे में जा लगती है। अचानक गोली लगने से ब्लैक डोर को झटका लगता है और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। फिर वह वहीं पर रुक जाता है। रुकने के बाद ब्लैक डोर अपने कंधे को देखता है जहां से खून निकल रहा था। अपना खून देखने के बाद ब्लैक डोर का करैक्टर पूरा बदल जाता है। उसके चारों तरफ की आभा काफी भयानक हो जाती है। उसकी उस भयानक आभा में मौत की आभा भी मिल जाती है और उसकी आंखों में हत्या का इरादा आ जाता है। इस समय ब्लैक डोर का व्यक्तित्व पूरा बदल चुका था। इस समय ब्लैक डोर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि नरक से आया हुआ कोई दूत है। ब्लैक डोर को इतना गुस्सा होता देखकर हवा में भी तनाव उत्पन्न होने लग जाता है। उसके चारों तरफ काला कोहरा छाने लग चुका था। इस समय ब्लैक डोर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक डोर सच में कोई काला दरवाजा है जिसके दूसरी तरफ नरक है। ब्लैक डोर कोई इतना गुस्सा होता देखकर उसके सभी आदमी गोली चलाना बंद कर देते हैं और अपनी अपनी बंदूकों को नीचे कर लेते हैं। इस समय वह इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए थे जैसे उन्होंने ये जंग जीत लो। तभी ब्लैक डोर का एक आदमी अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, भाई आप ये बताओ रात को क्या खाओगे, मटर पनीर या शाही पनीर? उस आदमी की सुन वह दूसरा आदमी कहता है, हाँ थियर्स ऑफ जॉय भाई देख अपन तो आज ना मटर पनीर खाएगा ना शाही पनीर खाएगा, आज अपन खाएगा शाही कबाब। उस दूसरे आदमी की बात सुन वह पहले वाला आदमी भी हंसने लग जाता है और कॉपर किंग के आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ कोल्ड स्वेट स्माइल भाई आपने अपना तो बता दिया लेकिन आप मुझे ये बताओ वो रात को क्या खाएंगे? जिस पर वह दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, वे उनके लिए तो मुझे ऊपर जाकर पूछकर आना पड़ेगा कि वह क्या खाएंगे, लेकिन अब उनका दिमाग खराब नहीं है जो उनके खाने के लिए मैं ऊपर जाऊं। उसका इतना कहने के बाद ब्लैक डोर के सभी आदमी हंसने लग जाते हैं। उस ब्रिज पर भी अचानक से लड़ाई होने की वजह से सभी आम इंसान रुक गए थे और ब्लैक डोर के आदमियों को अचानक से रुक जाना और ऐसे हंसकर बातें करना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ब्लैक डोर अपने खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और काली परछाई की तरह वहां से काफी तेजी से आगे बढ़ता है। कॉपर किंग के हर आदमी की गर्दन को मक्खन की तरह काटता हुआ चला जाता है। उन सभी की गर्दन को कटता देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन सभी की गर्दन को काट रहा है। लेकिन गर्दन काटने से पहले सभी को एक काली परछाई दिखाई दे रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक का दूत अपने हाथ में खंजर पकड़े लोगों को मार रहा है। मात्र 5 मिनट के अंदर ही कॉपर किंग के सभी आदमियों की गर्दन कटकर उनकी लाश से रोड पर बिछ चुकी थी। इस तरह की दृश्य को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेला इंसान इतने सारे लोगों को जान से मार सकता है, और वह भी हथियारबंद लोगों को। आखिरी आदमी को मारने के बाद ब्लैक डोर जैसे ही रुकता है तो उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए थे, जिससे ब्लैक डोर देखने में किसी खून के प्यासे जानवर के जैसा लग रहा था। ब्लैक डोर के रुकने के तुरंत बाद उसका एक आदमी चिल्लाते हुए उसे कहता है, बॉस, बिग बॉस डेविल का फोन था, वह हमें जल्द से जल्द सिंह मैंशन में बुला रहे हैं। अपने आदमी की बात सुनने के बाद ब्लैक डोर अपने खंजर पर लगे खून को पूछता है और जाकर रोड के दूसरी तरफ कूद जाता है। उसके साथ उसके आदमी भी दूसरी तरफ कूद जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से तुरंत निकल जाते हैं। भीड़ में मौजूद सभी लोग तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं। कोई भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। जो इंसान इतने सारे हथियार बंद लोगों को जान से मार सकता है तो वह उन लोगों का क्या असर करेगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और वैसे भी सभी लोग पुलिस के मामले से भी दूर रहना चाहते थे, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हैदराबाद से मुंबई आने वाले दोनों रास्तों के ऊपर बीच में सरेआम लोगों को जान से मारा गया था। हालांकि आम जनता में से बहुतों ने ब्लैक डोर और डेविल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, और उनकी इस वीडियो ने ऐसी धूल पकड़ी कि देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर यह खबर फैल चुकी थी। हालांकि 2 घंटे के अंदर अंदर ही ब्लैक डोर और डेविल की वीडियो जिस चैनल और आईडी से अपलोड हुई थी वो दोनों सोशल मीडिया की साइट से उड़ चुकी थी। लेकिन इन 2 घंटों में ही बहुत से चैनल बहुत सी साइट पर यह वीडियो अपलोड हो चुकी थी और सब जगह फैल चुकी थी। ये वीडियो इतनी तेजी से फैली थी कि मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों तक भी यह वीडियो पहुंच गई थी। पूरे बिजनेस वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड में भी यह वीडियो किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी। यहां तक कि मुंबई के बाहर भी कई शहरों में यह वीडियो फैल गई थी।
इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाया जा रहा था कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में यह वीडियो ट्रेंडिंग पर आ गई थी। लेकिन महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया की साइट पर से इन सभी वीडियो को उड़ाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से यह मामला और ज्यादा धूल नहीं पकड़ पाया। हालांकि अब तक सभी लोगों ने इस वीडियो को देख लिया था, जिससे ये तो पता चल गया था कि अब मुंबई किसी छोटी मोटी गैंग के हाथ में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान के हाथ में चली गई है, जिसको किसी का कोई डर नहीं है, जो सरेआम लोगों को जान से मार रहा है। हालांकि लोग ब्लैक डोर के अलावा डेविल की वीडियो को ज्यादा पसंद कर रहे थे। मुंबई में सभी लोग डेविल की लुक के बारे में बात कर रहे थे, खासकर डेविल के चेहरे पर लगे उस वॉइस चेंजर मास्क की। सभी लोग वीडियो में डेविल के खौफ को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि डेविल के एक बार कहने से ही दुश्मन खुद ही अपने लोगों को जान से मार रहा था। हालांकि जिन्होंने अब तक डेविल की वीडियो डाउनलोड कर ली थी, उन्होंने तो अब डेविल के उस लॉन्ग ओवरकोट को झटकने की वीडियो क्लिप काटकर मीम बनाना शुरू कर दिया था। और डेविल के इस एक्शन पर तो एटीट्यूड वीडियो बननी शुरू हो गई थी। कुछ दिनों में महाराष्ट्र के यंगस्टर्स के बीच में डेविल का यह अपने लॉन्ग ओवरकोट को झटकने का ट्रेंड बन चुका था। सभी लोग डेविल के जैसा लॉन्ग ओवरकोट खरीद रहे थे और डेविल के स्टाइल को कॉपी करके इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। वही आरव सिंह मेंशन में बैठकर अपने फोन में अपनी वीडियो को देखकर हंस रहा था और लोगों की बनाई हुई वीडियो को भी देख रहा था। आखिर आरव ने ब्लैक डोर को सिंह मेंशन में क्यों बुलाया? आखिर इन दिनों में आरव और ब्लैक डोर ने क्या किया होगा? आखिर आरव ने कॉपर किंग और हैरी के साथ क्या किया? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-135 खौफनाक मंजर। हैदराबाद से मुंबई आने वाले दोनों हाईवे के ऊपर डेविल और ब्लैक डोर ने कांड कर डाला था और बहुत से लोगों को आम जनता के सामने मार डाला था। भीड़ में से कुछ लोगों ने आरव और ब्लैक डोर का वीडियो बना लिया था और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों की वीडियो काफी तेजी से चारों तरफ फैलने लग गई थी। बहुत से यंगस्टर तो डेविल के जैसे ही एक्टिंग कर रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। वही इस हत्याकांड को अंजाम दिए एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ते पहले जब ब्लैक डोर को पता चला कि डेविल उसे सिंह मेंशन बुला रहा है, तो वह अपने आदमियों को लेकर तुरंत सिंह मेंशन निकल गया था। एक हफ्ते पहले ब्लैक डोर जब अपने आदमियों को लेकर सिंह मेंशन पहुंचा, तो सिंह मेंशन के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन ब्लैक डोर जैसे ही सिंह मेंशन के अंदर जाता है, तो उसे तुरंत हॉल के अंदर एक बड़े से सोफे के ऊपर डेविल बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके चेहरे के हाव भाव थोड़े अजीब थे। उसके होठों के बीच में सिगरेट दबी हुई थी, जिससे लगातार धुआं निकल रहा था। हालांकि इस समय डेविल अपने डेविल वाले लुक में था, लेकिन उसने अपना मास्क और सर पर टोपी नहीं पहन रखी थी, जिस वजह से आरव की नजरों से माहौल में तनाव बना हुआ था और वहां पर डेविल की प्रेजेंस ने वहां के माहौल को भयानक बनाया हुआ था। जब ब्लैक डोर के सभी आदमी वहां पर पहुंचे तो उनका दम घुटने लग गया था, लेकिन वह सभी एक योद्धा थे, इसलिए उन्हें इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर कांप रहा था। ब्लैक डोर जाकर डेविल के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन वह जैसे ही सामने के सोफे पर बैठता है तो उसे दिखाई देता है डेविल के सोफे के दोनों बगल में एक एक इंसान जमीन पर गिरे हुए हैं, जिनके शरीर से पानी की तरह खून निकल रहा था। ब्लैक डोर उनमें से एक इंसान को तुरंत पहचान गया था, क्योंकि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्लैक डोर को कड़ी टक्कर देने वाला कॉपर किंग था। इस समय आरव कुछ नहीं कह रहा था, बस अपनी सिगरेट को खत्म करके सिगरेट के फिल्टर को अपने पैरों के तले कुचल देता है। पूरी सिगरेट खत्म कर देने के बाद आरव ब्लैक डोर की तरफ देखते हुए कहता है, कॉपर किंग एक वैम्पायर है। डेविल की बात सुन ब्लैक डोर के पैरों के ताले से जमीन खिसक गई थी। इस सच्चाई को जानने के बाद उसका पूरा शरीर कांपने लग गया था। उसकी आंखों के सामने तुरंत एक दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य में दो इंसान लाल रंग की आंख वाले इंसानों से चारों तरफ से गिरे हुए थे। उन सभी इंसानों के नुकीले दांत उनके मुंह से निकले हुए थे, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है। ब्लैक डोर इस दृश्य को कभी भी दोबारा कल्पना नहीं करना चाहता था, लेकिन आज जिंदगी उसे दोबारा से उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां पर उसे दोबारा से ये दृश्य दिखाई देता है। ब्लैक डोर को अभी भी याद है कि उस समय उन दोनों इंसानों का शरीर पूरी तरह से खून में लथपथ था और एक लाल आंखों वाले इंसान ने अपने नुकीले दांत एक इंसान के कंधे में डाल रखे थे और वह वैम्पायर उस इंसान का खून चूस रहा था, जिससे उस इंसान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ध्यान से देखने को पर पता चलता था कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक 15-16 साल का बच्चा था, जो दर्द में बुरी तरह से छटपटा रहा था। उस दूसरे शख्स ने आज से पहले कभी भी उस बच्चों को इस तरह से बेबस नहीं देखा था। डेविल अपनी जगह पर बैठा तुरंत चुटकी बजाता है, जिसके तुरंत बाद ही ब्लैक डोर अपनी यादों से बाहर आ जाता है। ब्लैक डोर जैसे ही डेविल की आंखों में देखता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि इस समय डेविल की आंखें किसी भयानक समुद्र की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी शांत समंदर में भयानक तूफान आ गया है, जिससे पानी की बड़ी बड़ी लहरें हवा में उठ रही है और तेज बरसात और बिजली कड़कड़ा रही है। उस भयानक समुद्र को देख ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वह पूरी धरती को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है, और जहां से उस समुद्र की लहरें जाएगी वहां पर भयानक तबाही आनी निश्चित है।
आज से पहले ब्लैक डोर ने कभी भी डेविल को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। हालांकि भले ही आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं छूटा था। अगर आरव का अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता तो अब तक ब्लैक डोर आरव के खतरनाक रूप को देखकर जान से मर चुका होता। भले ही आरव को इस समय कितना ज्यादा गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन उसे अपने लिमिट पता थी। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद डेविल सोफा से खड़ा होता है और कॉपर किंग के पास जाता है। इस समय वहां पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इसी वजह से आरव के जूतों की आहट काफी भयानक लग रही थी। डेविल कॉपर किंग के बाल पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। डेविल बेरहमी से कॉपर किंग के बाल पड़े हुए उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। इस समय कॉपर किंग के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। कॉपर किंग दर्द में बुरी तरह से झटपटा रहा था। डेविल उसे ऊपर से ही छोड़ देता है, जिस वजह से एक धड़ाम की आवाज के साथ वह नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसका पूरा शरीर काफी तेजी से ठीक होने लग जाता है। डेविल को पता था कि वैम्पायर का शरीर अपने शरीर को काफी तेज रफ्तार में ठीक करने में सक्षम है। डेविल बस ये देखना चाहता था कि वैम्पायर का शरीर अपने आप को कब तक ठीक कर सकता है। ब्लैक डोर के मेंशन आने से पहले कई बार डेविल ने कॉपर किंग को बुरी तरह से मारा था। इस बार कॉपर किंग की अपने शरीर को ठीक करने की रफ्तार पहले से धीमी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ये किसी भी आम इंसान की तुलना में काफी तेज थी। कॉपर किंग के दोबारा से अपने शरीर को ठीक करने के बाद डेविल उसका गिरेबान पकड़ता है और घसीटते हुए उसे एक दीवार से लगा देता है और फिर उसकी गर्दन से उसे पकड़ते हुए अपनी खूंखार आवाज में कहता है, अपने शरीर को ठीक करने की रफ्तार तो तेरी काफी अच्छी है, लेकिन क्या तू अपने शरीर की हड्डियों और अंदरूनी अंगों को भी इतनी ही तेजी से ठीक कर सकता है? डेविल की आवाज काफी खतरनाक थी, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंड की लहर दौड़ गई थी। वही डेविल की बात सुन कॉपर किंग के रोंगटे खड़े हो गए थे और वह मन ही मन डेविल को कोस रहा था। लेकिन अगले ही पल सभी की आंखों के सामने जो दृश्य आया, उसे देखकर सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि डेविल ने किसी खूंखार शेर की तरह कॉपर किंग की छाती में तेज झपटेदार अपना हाथ मार दिया था, जिससे कॉपर किंग की छाती फट जाती है और डेविल का वह हाथ उसकी छाती को चीरते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। डेविल बड़ी ही बेरहमी से उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को पकड़कर बाहर खींच लेता है, जिससे कॉपर किंग की आंतड़ियां बाहर आ गई थी। यह दृश्य काफी ज्यादा घिनौना होना था, जिससे सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यहाँ तक कि ब्लैक डोर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और दूसरी तरफ अपनी गर्दन घुमा ली थी। लेकिन सभी से बिल्कुल विपरीत डेविल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा था। डेविल सिर्फ ये देखना चाहता था क्या कॉपर किंग इस तरह के डैमेज को भी ठीक कर सकता था। अगर ऐसा हो सकता था तो वैम्पायर सच में काफी भयानक अस्तित्व है। तकरीबन 1 से 1.5 दिन के अंदर कॉपर किंग ने अपने अंदरूनी अंगों को पूरी तरह से नया बना लिया था और उसका पूरा शरीर बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिससे डेविल के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। आरव इस बार चेक करने के लिए कॉपर किंग की गर्दन को भी काट देता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि कॉपर किंग ने अपनी गर्दन का भी नया निर्माण कर लिया था। कॉपर किंग के साथ ऐसे टेस्ट करते करते आरव ने कॉपर किंग के दिल को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन दिल के बाहर निकालने के बाद कॉपर किंग की सांस चलनी बंद हो गई थी और वह अपना अस्तित्व खो बैठा था, जिससे आरव को यह समझ में आया कि वैम्पायर के शरीर के अंदर जब तक उसका दिल है तब तक वह जीवित रहेगा, फिर भले ही उसके पूरे शरीर को ही खत्म क्यों न कर दिया जाए। वैम्पायर अपने दिल पर लगी घाव को जल्दी ठीक नहीं कर सकते थे और अगर उनका दिल पूरी तरह से डैमेज हो जाए तो ही उन्हें मारा जा सकता है। इस रिसर्च सही है तो पता चला था कि वैम्पायर की भी कोई कमजोरी है और आरव को यह भी पता चला था कि वैम्पायर एक समय सीमा तक की अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली खबरें हुई थी कि अगर कोई वैम्पायर काफी ज्यादा घायल है, उसका शरीर का अंग कट चुका है, लेकिन फिर भी अगर उस वैम्पायर को इंसान का खून पिला दिया जाए तो वह पहले से भी काफी तेज रफ्तार में अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं या फिर अपने नए अंग उगा सकते हैं। आरव ने इस टेस्ट को करने के लिए अस्पताल से मरे हुए लोगों का खून इकट्ठा किया था। वैम्पायर के बारे में जानने के लिए डेविल ने गूगल पर भी बहुत पढ़ा था, लेकिन आरव ऐसे ही तो किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकता था। इसीलिए कॉपर किंग के साथ उसने हर उस टेस्ट को किया जो गूगल पर दिया हुआ था, जिनमें से बहुत से मान्यताएं सच भी हुई थी और बहुत सी झूठ भी। कॉपर किंग के मरने के बाद डेविल ने कॉपर किंग के शरीर को समंदर में फेंक दिया था। डेविल ने हैरी को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला था। वर्तमान में आरव अपने फोन में लोगों की बनाई हुई वीडियो को देख रहा था। तभी आरव अपने बगल में बैठे ब्लैक डोर की तरफ देखते हुए कहता है, ब्लैक डोर, अगर मैं अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डालूं तो मैं काफी जल्दी फेमस हो सकता हूं। आरव की बात सुन ब्लैक डोर आरव से मजाकिया लहजे में कहता है, डेविल, अगर तुम्हें फेमस होना है तो तुम अपनी असली पहचान ही उजागर क्यों नहीं कर देते, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम इतने ज्यादा फेमस हो जाओगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ब्लैक डोर की बात सुन आरव अपने मोबाइल फोन को साइड में रख देता है और विक्रम उर्फ ब्लैक डोर से कहता है, लगता है तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में जंग लग चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को तुड़वाने का काम मत करो। इतना कहने के बाद आरव कुछ देर के लिए चुप होता है और फिर डेविल से दोबारा कहता है, मुंबई को संभाल लोगे या फिर किसी आदमी को तुम्हारे साथ छोड़ना पड़ेगा। आरव की बात सुन ब्लैक डोर हल्का गुस्सा दिखाते हुए आरव से कहता है,
भले ही मेरी उम्र बढ़ गई हो, लेकिन मेरी हड्डियों में आज भी वही दम है। मुंबई क्या अगर मैं आज भी वही अपनी पूरी साउथ की पोजीशन पर बैठ जाऊं, तो भी पूरे साउथ को कंट्रोल करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ब्लैक डोर की बात सुन आरव उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है। तो फिर ठीक है, मुझे दिल्ली भी जल्द लौटना होगा। मुझे वहां के मामलों को भी संभालना है। वैसे मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बोला है, उस काम के लिए अपने आदमियों को लगा दो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई जानकारी तो हमें प्राप्त होगी। आखिर आरव के कहने का क्या मतलब है? आरव किस जानकारी के बारे में बात कर रहा है? क्या ब्लैक डोर ने जो दृश्य देखा था उस दृश्य में डेविल और ब्लैक डोर ही थे? आखिर अब क्या रोमांचक मोड़ लेने वाली है ये कहानी, जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर CH-136 इन्वेस्टिगेशन। आरव की बात सुनने के बाद ब्लैक डोर थोड़ा गंभीरता से आरव को जवाब देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस मामले के बारे में जानने की। ब्लैक डोर से कुछ और देर बातें करने के बाद आरव वहां से मुंबई एयरपोर्ट चला जाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस समय प्राइवेट जेट आरव का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में आरव अपने प्राइवेट जेट में बैठकर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। 2 घंटे के बाद आरव का प्राइवेट जेट दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर लैंड करता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आरव को लेने के लिए मोंटी अपने आदमियों के साथ आया हुआ था। इस समय मोंटी के साथ 10 काले रंग की गाड़ियां थीं, जिनके शीशे भी काले थे और जिनके अंदर कोई नहीं देख सकता था। आरव उस काफिले के साथ तुरंत यूनिकॉर्न इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ता है। गाड़ी में बैठने के बाद आरव अपना फोन निकालकर अखिल को फोन मिलता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। आरव की इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद अखिल आरव के काम को करने लग जाता है। कुछ ही देर में दिल्ली में ये खबर फैल जाती है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग डेविल ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को किसी को भेज दिया है। ये खबर दिल्ली में ऐसे फैलती है जैसे जंगल में लगी आग जंगल में फैलती है। आरव को कहीं ना कहीं पता था कि गवर्नमेंट उसके ऊपर घात लगाए बैठी हुई है, और अगर वह इस मामले में कोई कदम नहीं उठाता तो गवर्नमेंट सिर्फ इस एक सुराग से ही उसके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी। और जैसा आरव हमने सोचा था, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर्स की नजर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर बनी हुई थी, और जैसे ही डेविल यूनिकॉर्न इंडस्ट्री में एंटर होता वह तुरंत डेविल को घेर लेते। आरव की गाड़ी में इस समय मोंटी भी बैठा हुआ था। उसे भी आरव की सारी बात सुनाई दे गई थी। वह भी आरव की बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर किसी आदमी का दिमाग इतना ज्यादा तेज कैसे चल सकता है। आरव के फैलाए झूठ में मोंटी का भी हाथ था, इसलिए मोंटी भी खबर तुरंत भेज देता है कि आज उनकी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री में यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए चेयरमैन आने वाले हैं, और उन्हीं को लेने के लिए मोंटी और उसके आदमी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए हुए थे। जब गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पर बैठे लोगों ने यह बात सुनी तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि डेविल को पकड़ने के लिए उनके पास सिर्फ एक लीड थी और अब वह भी उनके हाथ से छूट गई थी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वह यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के साथ अब पूछताछ करना चाहती थी। आरव जैसे ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री पहुंचता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर तुरंत उसे घेर लेते हैं। आरव को इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह भी उनका साथ देते हुए उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर में वह सभी आरव को लेकर एक स्पेशल जगह चले जाते हैं। आरव एक बड़े से कमरे में कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था और सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। आरव के सामने एक बड़ी सी टेबल भी रखी हुई थी। आरव उस जगह को एक झलक देखकर ही समझ गया था कि वह एक बड़े इन्वेस्टिगेशन रूम में है। अपने आप को इन्वेस्टिगेशन रूम में पाकर भी आरव बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वह तो पूरी तरह से शांत था। थोड़ी देर में इन्वेस्टिगेशन रूम का दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आता है। भले ही वह आदमी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके शरीर को देखकर वह बूढ़ा आदमी अभी भी 25 से 30 साल का इंसान लग रहा था। हालांकि उस इंसान की उम्र 45 वर्ष से अधिक की थी। उस आदमी की सिविल ड्रेस को देखकर आरव तुरंत पहचान गया था कि यह आदमी जरूर कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है। वह कम से कम आईपीएस तो होगा ही। वह इंसान मैच की दूसरी तरफ बैठता है और आरव की आंखों में घूरते हुए उसे कहता है, क्या तुम ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए चेयरमैन हो? जिस पर आरव सिर्फ इतना कहता है, हाँ। आरव का जवाब सुन वो पुलिस अधिकारी दोबारा सवाल पूछता है, तुमने जब यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को खरीदा तो तुमने डेविल के साथ भी मीटिंग की होगी, तो क्या तुम डेविल के असली चेहरे को जानते हो? उस पुलिस अधिकारी की बात सुन आरव कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री की डील करने के लिए मुझे मुंबई बुलाया था, और मुंबई जाने के बाद भी मैं डेविल से नहीं मिला, बल्कि मेरे साथ मीटिंग करने वाला ब्लैक डोर था। ब्लैक डोर के थ्रू ही मैंने इस कंपनी को खरीदा है। आरव की बात सुन वह पुलिस अधिकारी आरव से कहता है, अगर तुमने ये डील ब्लैक डोर के थ्रू की है तो तुम्हें मुंबई जाने की क्या जरूरत थी? जिस पर आप तुरंत कहता है, उस बारे में आप ब्लैक डोर या फिर डेविल से जाकर पूछे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था अगर मुझे उस कंपनी को खरीदना है तो मुंबई आकर डील करें, वरना हम कंपनी को किसी और को बेच सकते हैं। और वैसे भी आज तक यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन ने ही अपने पुराने चेयरमैन को नहीं देखा, तो डेविल मुझे अपना चेहरा कैसे दिखा सकता है? और अगर मान लो डेविल मुझे अपना चेहरा दिखा देता तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा होता? जिन जिन लोगों ने डेविल का चेहरा देखा है वह ऊपर जा चुके हैं।
यह आखिरी वाक्य कहते वक्त आरव अपने चेहरे को ऊपर करता है और ऊपर की तरफ देखता है। आरव की बातों को सुनकर उस पुलिस ऑफिसर को आरव की बातों पर संदेह नहीं होता, क्योंकि अगर वह जैसा सोच रहा है वैसा होता तो ये सामने बैठा शख्स भी अब तक भगवान को प्यारा हो चुका होता। आरव की बातें सुन उन्हें कहीं ना कहीं आरव की बातों पर विश्वास हो रहा था, क्योंकि डेविल इस तरह की डील खुद करेगा तो उसके लिए ही नुकसान है, और डेविल जैसा अंडरवर्ल्ड किंग अपने हर कदम को सोच समझ कर रखेगा। इसीलिए वह आज तक गवर्नमेंट के चंगुल से बचा हुआ है। इस बारे में सोचकर वह पुलिस अधिकारी आरव को छोड़ देते हैं। कहीं आरव ने अपने पीछे कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। वैसे यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के पुराने चेयरमैन की डिटेल दो गूगल पर भी थी, तो क्या गवर्नमेंट ने इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 137 न्यू चेयरमैन। पुलिस के चंगुल से बचने के बाद आरव अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद आरव यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के हेड क्वार्टर चला जाता है। इस समय यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के मीटिंग हॉल में कंपनी के बड़े पद पर बैठे अधिकारी और कंपनी के शेयर होल्डर्स मौजूद थे, और मॉन्टी इस समय ग्राउंड फ्लोर पर आरव का इंतजार कर रहा था। आरव जैसे ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के हेड क्वार्टर के अंदर आता है तो सभी लोग आरव को क्यूरियसली देख रहे थे। हेड क्वार्टर में काम करने वाले मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उनका नया बॉस इतना यंग होगा। मॉन्टी आरव को लेकर मीटिंग हॉल में चला जाता है। आरव जैसे ही मीटिंग हॉल में एंटर करता है तो सभी लोग क्यूरियसली आरव को देखने लग जाते हैं, लेकिन आरव सभी को इग्नोर करते हुए मुख्य शहर पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपना सर चेयर पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरव यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के पहले वाले चेयरमैन डेविल के बारे में सोच रहा था, लेकिन बार बार डेविल को ओपनली सभी के सामने आने की वजह से उसे पता चल गया था कि कभी ना कभी उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी जानकारी गूगल पर से हटवा दी थी। आरव ने ऐसा कोई भी सोर्स नहीं छोड़ा था जहां पर उसके पहले वाले यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन के होने के बारे में पता चले, और आपको पता था कि उसके कार्यों ने बहुत जगह हलचल कर दी है और उसकी वजह से बहुत सी जगहों तो गर्मा गर्मी से भर चुकी है। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह इतने खतरनाक डिसीजन ऐसे ही अब नहीं लेने वाला है और अब कुछ दिनों के लिए वह शांत होने वाला है, वरना अगर ऐसे ही वह आगे बढ़ता रहा तो जल्दबाजी में उसके पीछे कोई ना कोई सबूत छूट जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को उसके पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आरव अब अपने डेविल वाले रूप को थोड़ा शांत करने वाला है। पहले उसे लग रहा था कि डेविल वाली पहचान का इस्तेमाल करने से ज्यादा खतरा नहीं आएगा, लेकिन आरव के द्वारा किए गए डेविल के थ्रू इन छोटे मोटे कार्यों से ही उसको गवर्नमेंट का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया था वह अब डेविल की पहचान का इस्तेमाल बहुत कम करेगा। आरव यही सोच रहा था कि इससे बेहतर तो यही होता कि वह सिंह खानदान के युवराज की पहचान का इस्तेमाल कर लेता, तो इतना बड़ा लफड़ा पैदा नहीं होता। आरव के चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाने और उसके कुछ भी ना बोलने से सभी लोग उसको हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उन सभी को पता था कि आरव सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम से होकर आ रहा है, इसलिए उनमें से कोई भी आरव को परेशान नहीं करना चाहता। भले ही वहां पर मौजूद सभी लोग हाई फाई क्लास के लोग थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन सभी की पोजीशन आरव से नीचे है और आरव का उनसे नाराज हो जाना उनके करियर पर स्टॉप लगा देगा। इसलिए सभी लोग चुपचाप बड़ी शांति से आरव को देख रहे थे। आरव भी थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा गंभीर लहजे में सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आप सभी को तो पता ही होगा कि आज से मैं यूनिकॉर्न इंडस्ट्री का नया चेयरमैन हूं, और मुझे पता है आप सभी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आप सभी यह जान सके कि मैं कंपनी में क्या क्या चेंज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना चाहता। सभी लोग जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट पर ही काम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने परिवार वालों या फिर रिश्तेदारों को किस पोजीशन पर भेज रहे हैं, लेकिन वह बंदा उस पोजीशन के लायक होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए, न कि खाली बैठे। वरना मैं उसे फायर करने से पहले एक बार भी यह नहीं सोचूंगा कि वह किसका रिश्तेदारी या फिर किसके परिवार वाला है। और मैं आप सभी को पहले ये बता देना चाहता हूं कि मेरे सामने फालतू में कभी भी अपना मुंह ना खोले, वरना आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी इस बात को आप वार्निंग समझे या धमकी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के पास जोन जोन से प्रोजेक्ट है और जो हैंडल कर रहा है वही उसे हैंडल करेगा, लेकिन उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, वरना मैं उसका करियर खाने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और दोबारा से सभी के ऊपर बम फोड़ते हुए कहता है, मुझे पता है आप सभी के दिमाग में यही चल रहा है, आखिर यह जवान लड़का कैसे इतनी बड़ी कंपनी को चलाएगा। इसके बारे में आप चिंता ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप सभी में सभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं कंपनी को ढंग से नहीं चला सकता, तो आप रिजाइन या फिर अपने शेयर छोड़कर कंपनी से बाहर जा सकते हैं। आरव इस समय बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा था, जिससे सभी लोग हैरान थे और सभी के मुंह खुले के खुले थे। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, वो भी इस बिजनेस वर्ल्ड में आकर। भलाई वहां पर मौजूद सभी लोगों को आरव के ऑर्डर किसी पागल सांड के जैसे लग रहे थे,
लेकिन वह आरव के शरीर से निकल रही मिस्टीरियस आभा की वजह से आरव से कुछ नहीं कह पाए। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई लड़का नहीं बल्कि पुराने जमाने का कोई राजा महाराजा बैठा है। अपनी बात कहने के बाद आरव एक पल के लिए रुकता है ताकि कोई उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सके, लेकिन किसी के भी कुछ भी ना बोलने से आरव अपनी जगह से खड़ा होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आरव के कमरे से बाहर निकालने के तुरंत बाद मोंटी भी बाहर आ जाता है। आरव तभी मोंटी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मोंटी जल्दी से मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। आरव की बात सुन मोंटी तुरंत मान जाता है। जब तक आरव ग्राउंड फ्लोर से आकर कंपनी से बाहर निकलता तब तक एक व्हाइट कलर की रेंज रोवर उसका इंतजार कर रही थी, जिसके शीशे और रूफ एकदम काली थी। आरव गाड़ी से ड्राइवर को बाहर आने को कहता है। ड्राइवर के गाड़ी से बाहर आने के बाद आरव खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को लेकर तुरंत यूनिवर्सिटी निकल जाता है। आरव की सफेद कलर की रेंज रोवर सड़कों पर काफी तेज रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। आरव की गाड़ी किसी बंदूक से निकली गोली की तरह सरपट रोड पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब आरव की गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करती है तो सभी की नजर आरव की गाड़ी के ऊपर ही रुक जाती है, क्योंकि इस समय आरव जिस गाड़ी को चल रहा था उसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर की थी। आरव गाड़ी को पार करके जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो सभी की नजर आप पर ही ठहर जाती है। गाड़ी उतरने के बाद आरव अपनी जेब से सिगरेट निकलता है और उसे जलाता है, फिर उसका कश लेते हुए आगे निकल जाता है। आरव की इस तरह की पर्सनैलिटी वहां पर मौजूद सभी लड़कों और लड़कियों को मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर रही थी। आरव इस समय किसी फेमस बॉलीवुड हीरो के जैसा लग रहा था। आरव जब आगे बढ़ रहा था तो एक लड़कों का ग्रुप उसे जाकर रोक लेता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई थी कि वह सभी लड़के आरव से ज्यादा लंबे चौड़े थे। आरव उनके सामने किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। उस लड़कों के ग्रुप में वह सभी 8 से 9 लड़के थे, लेकिन इतने सारे लड़कों को देखने के बाद भी आरव बिल्कुल शांत था। आरव अपनी समुद्र जैसी शांत नजरों से देखते हुए उन सभी लड़कों से गंभीरता से कहता है, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? आरव की बात सुनो उन सभी लड़कों में से एक लड़का जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का इन सभी लड़कों का लीडर है। वह बिना ज्यादा कुछ बोले आरव का सीधा कॉलर पकड़ लेता है और आरव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, बेटा हद में रहा कर, वरना किसी दिन कैसे मर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सुना है तू ऐश्वर्या के साथ बहुत घूमता है, तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू ऐश्वर्या से दूर रहे वरना तेरी कब्र यही खोद दूंगा। उस लड़के की बात सुन आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पहले ही उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था, लेकिन आरव अभी भी बड़े ही शांत लहजे में उस लड़के से कहता है, बेहतर यही होगा कि मेरा कॉलेज छोड़ और यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आरव की बात सुनने के बाद उस लड़के के चेहरे के हाव भाव और ज्यादा कठोर हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने भी उस लड़के के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आरव उसे सीधी धमकी दे रहा था। वह लड़का आरव की कॉलर छोड़ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे भींचने लग जाता है, लेकिन उसके पूरी तरह से जोर लगाने के बावजूद भी आरव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आरव अभी भी अपनी शांत नजरों से उस लड़के को घूर रहा था और आरव अपने हाथ को उठाता है और उस लड़के के हाथ को पकड़ते हुए हल्का दबाता है, जिससे वहां पर हड्डियों के टूटने की आवाज सभी को सुनाई देती है, जिसे उस लड़के का साथी तुरंत अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में आ जाते हैं। आरव उस लड़के के हाथ को अपनी गर्दन से हटाकर उस लड़के के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे उस लड़की का चेहरा पूरा सूज कर एकदम लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। फिर आरव अपनी गहरी और रोबदार आवाज में कहता है, अपनी खोखली धमकी उसे देना जो तुम्हारी धमकियों से डर जाए, और बात रही ऐश्वर्या की तो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, फिर वह तुम हो या भले ही अंडरवर्ल्ड किंग डेविल। लेकिन पंगा लेने से पहले अपने पिता के बारे में थोड़ा होमवर्क कर लेता तो तुझे पता चल जाता तू किससे उलझने वाला है। जा दोबारा पंगा लेने से पहले मेरे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले। इतना कहने के बाद आरव अपनी सिगरेट का एक और कश लेता है और उसके धुएं को उस लड़के के चेहरे पर उड़ा देता है। वहां पर मौजूद सभी लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी। आरव की एंट्री ही नहीं बल्कि उसका हर डायलॉग और हर कार्य बिल्कुल हीरो के जैसा लग रहा था। लेकिन तभी उन्हें होश आता है, आखिर आरव ने किस इंसान को थप्पड़ मारा है। तभी सभी उस लड़के के बारे में बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि वह लड़का निखिल हुड्डा है। वह हुड्डा खानदान जिसका प्रभाव पूरे साउथ दिल्ली में है। सभी स्टूडेंट इस बारे में बात करते करते अचानक से हुड्डा खानदान के नेटवर्थ पर पहुंच जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हुड्डा खानदान की नेटवर्थ $60 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 500 करोड़ के आसपास है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपनी आंखें फाड़कर अपने फोन को देख रहा था। वह लड़का हकलाते हुए तुरंत सभी से कहता है, गाइस क्या तुम में से किसी ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के बारे में कुछ खबर सुनी? उस लड़के की बात सुन सभी उस लड़के की तरह हैरानी से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था आखिर ये लड़का पूरा मुद्दे से भटक कर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के बारे में क्यों बात कर रहा है। उस लड़के की बात सुन एक लड़का झुंझुलाते हुए कहता है, अबे क्या बोल रहा है, साफ साफ बोलना, हम सभी बात कर रहे हैं, हुड्डा खानदान की यह यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को बीच में घुसा रहा है। उस लड़के की बात सुन वह लड़का अपने गर्दन उठाकर ऊपर देखता है और फिर अपनी आंखों पर पहले चश्मे को हटाता है
और फिर अपनी आंखें मसलकर साफ करता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना चश्मा को साफ करके वापस पहनकर दोबारा से फोन को देखता है। उसे लड़के को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह लड़का अपने फोन में आई उस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। इसलिए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरोस हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या खबर आ गई जो इस तरह से किसी को इतना ज्यादा परेशान कर सकती है। थोड़ी देर तक अपने फोन को घूरने के बाद वह लड़का अपने फोन को बंद करते हुए सभी की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम सब लोगों को जानना है कि मैं फोन में क्या देख रहा था, तो गूगल पर जाओ और यूनिकॉर्न इंडस्ट्री सर्च करो। उस लड़के की बात सुन सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। सभी लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं। आरव ने जिस लड़के को थप्पड़ मारा और हाथ तोड़ा था, वह दर्द में जमीन पर पड़ा तिल मिला रहा था। उसे भी उन सभी लोगों की बात सुन रही थी। जब पहले उसने सुना था कि सभी लोग हुड्डा खानदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। वह तो सामने खड़ा एक लड़का बहुत ज्यादा नालायक था जो बात को मुड़कर कहां से कहां ले गया। उस लड़के की बात मान सभी लोग अपना फोन निकालकर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री सर्च करते हैं और पहली खबर को देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि सबसे ऊपर ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए चेयरमैन की फोटो और उसके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। और वहां पर मौजूद जब सभी लोगों ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के $1 बिलियन की कंपनी बनने की खबर पढ़ी तो सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि $1 बिलियन कंपनी मतलब कंपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अभी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। आखिर उन सभी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ही यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। क्या होगा जब उस लड़के को पता चलेगा कि उसने किस इंसान से पंगा लिया है। आखिर अब क्या रोमांचक मोड़ लेने वाली है ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। नोटिस दिस चैप्टर वाज रिपीटेड। CH 137 न्यू चेयरमैन। पुलिस के चंगुल से बचने के बाद आरव अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद आरव यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर चला जाता है। इस समय यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के मीटिंग हॉल में कंपनी के बड़े पद पर बैठे अधिकारी और कंपनी के शेयर होल्डर्स मौजूद थे और मोंटी इस समय ग्राउंड फ्लोर पर आरव का इंतजार कर रहा था। आरव जैसे ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर के अंदर आता है तो सभी लोग आरव को क्यूरियसली देख रहे थे। हेडक्वार्टर में काम करने वाले मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उनका नया बॉस इतना यंग होगा। मोंटी आरव को लेकर मीटिंग हॉल में चला जाता है। आरव जैसे ही मीटिंग हॉल में एंटर करता है तो सभी लोग क्यूरियसली आरव को देखने लग जाते हैं, लेकिन आरव सभी को इग्नोर करते हुए मुख्य शहर पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपना सर चेयर पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरव यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के पहले वाले चेयरमैन डेविल के बारे में सोच रहा था, लेकिन बार बार डेविल को ओपनली सभी के सामने आने की वजह से उसे पता चल गया था कि कभी ना कभी उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी जानकारी गूगल पर से हटवा दी थी। आरव ने ऐसा कोई भी सोर्स नहीं छोड़ा था जहां पर उसके पहले वाले यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन के होने के बारे में पता चले। और आपको पता था कि उसके कार्यों ने बहुत जगह हलचल कर दी है और उसकी वजह से बहुत सी जगहों तो गर्मा गर्मी से भर चुकी है। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह इतने खतरनाक डिसीजन ऐसे ही अब नहीं लेने वाला है और अब कुछ दिनों के लिए वह शांत होने वाला है, वरना अगर ऐसे ही वह आगे बढ़ता रहा तो जल्दबाजी में उसके पीछे कोई ना कोई सबूत छूट जाएगा जिससे गवर्नमेंट को उसके पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आरव अब अपने डेविल वाले रूप को थोड़ा शांत करने वाला है। पहले उसे लग रहा था कि डेविल वाली पहचान का इस्तेमाल करने से ज्यादा खतरा नहीं आएगा, लेकिन आरव के द्वारा किए गए डेविल के थ्रू इन छोटे मोटे कार्यों से ही उसको गवर्नमेंट का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया था वह अब डेविल की पहचान का इस्तेमाल बहुत कम करेगा। आरव यही सोच रहा था कि इससे बेहतर तो यही होता कि वह सिंह खानदान के युवराज की पहचान का इस्तेमाल कर लेता, तो इतना बड़ा लफड़ा पैदा नहीं होता। आरव के चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाने और उसके कुछ भी ना बोलने से सभी लोग उसको हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उन सभी को पता था कि आरव सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम से होकर आ रहा है, इसलिए उनमें से कोई भी आरव को परेशान नहीं करना चाहता। भले ही वहां पर मौजूद सभी लोग हाई फाई क्लास के लोग थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन सभी की पोजीशन आरव से नीचे है और आरव का उनसे नाराज हो जाना उनके करियर पर स्टॉप लगा देगा। इसलिए सभी लोग चुपचाप बड़ी शांति से आरव को देख रहे थे। आरव भी थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा गंभीर लहजे में सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आप सभी को तो पता ही होगा कि आज से मैं यूनिकॉर्न इंडस्ट्री का नया चेयरमैन हूं और मुझे पता है आप सभी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आप सभी यह जान सके कि मैं कंपनी में क्या क्या चेंज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना चाहता। सभी लोग जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट पर ही काम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने परिवार वालों या फिर रिश्तेदारों को किस पोजीशन पर भेज रहे हैं, लेकिन वह बंदा उस पोजीशन के लायक होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए, न कि खाली बैठे। वरना मैं उसे फायर करने से पहले एक बार भी यह नहीं सोचूंगा कि वह किसका रिश्तेदारी या फिर किसके परिवार वाला है। और मैं आप सभी को पहले ये बता देना चाहता हूं कि मेरे सामने फालतू में कभी भी अपना मुंह ना खोले, वरना आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा।
मेरी इस बात को आप वार्निंग समझे या धमकी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के पास जोन जोन से प्रोजेक्ट है और जो जो सैंडल कर रहा है वही उसे हैंडल करेगा, लेकिन उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, वरना मैं उसका करियर खाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और दोबारा से सभी के ऊपर बम फोड़ते हुए कहता है, मुझे पता है आप सभी के दिमाग में यही चल रहा है, आखिर यह जवान लड़का कैसे इतनी बड़ी कंपनी को चलाएगा। इसके बारे में आप चिंता ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप सभी में सभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं कंपनी को ढंग से नहीं चला सकता, तो आप रिजाइन या फिर अपने शेयर छोड़कर कंपनी से बाहर जा सकते हैं। आरव इस समय बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा था, जिससे सभी लोग हैरान थे और सभी के मुंह खुले के खुले थे। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, वो भी इस बिजनेस वर्ल्ड में आकर। भलाई वहां पर मौजूद सभी लोगों को आरव के ऑर्डर किसी पागल सांड के जैसे लग रहे थे, लेकिन वह आरव के शरीर से निकल रही मिस्टीरियस आभा की वजह से आरव से कुछ नहीं कह पाए। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई लड़का नहीं बल्कि पुराने जमाने का कोई राजा महाराजा बैठा है। अपनी बात कहने के बाद आरव एक पल के लिए रुकता है, ताकि कोई उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सके, लेकिन किसी के भी कुछ भी ना बोलने से आरव अपनी जगह से खड़ा होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आरव के कमरे से बाहर निकालने के तुरंत बाद मोंटी भी बाहर आ जाता है। आरव तभी मोंटी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मोंटी जल्दी से मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। आरव की बात सुन मोंटी तुरंत मान जाता है। जब तक आरव ग्राउंड फ्लोर से आकर कंपनी से बाहर निकलता तब तक एक व्हाइट कलर की रेंज रोवर उसका इंतजार कर रही थी, जिसके शीशे और रूफ एकदम काली थी। आरव गाड़ी से ड्राइवर को बाहर आने को कहता है। ड्राइवर के गाड़ी से बाहर आने के बाद आरव खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को लेकर तुरंत यूनिवर्सिटी निकल जाता है। आरव की सफेद कलर की रेंज रोवर सड़कों पर काफी तेज रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। आरव की गाड़ी किसी बंदूक से निकली गोली की तरह सरपट रोड पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब आरव की गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करती है, तो सभी की नजर आरव की गाड़ी के ऊपर ही रुक जाती है, क्योंकि इस समय आरव जिस गाड़ी को चल रहा था उसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर की थी। आरव गाड़ी को पार करके जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो सभी की नजर आप पर ही ठहर जाती है। गाड़ी उतरने के बाद आरव अपनी जेब से सिगरेट निकलता है और उसे जलाता है, फिर उसका कश लेते हुए आगे निकल जाता है। आरव की इस तरह की पर्सनैलिटी वहां पर मौजूद सभी लड़कों और लड़कियों को मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर रही थी। आरव इस समय किसी फेमस बॉलीवुड हीरो के जैसा लग रहा था। आरव जब आगे बढ़ रहा था तो एक लड़कों का ग्रुप उसे जाकर रोक लेता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई थी कि वह सभी लड़के आरव से ज्यादा लंबे चौड़े थे। आरव उनके सामने किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। उस लड़कों के ग्रुप में वह सभी 8 से 9 लड़के थे, लेकिन इतने सारे लड़कों को देखने के बाद भी आरव बिल्कुल शांत था। आरव अपनी समुद्र जैसी शांत नजरों से देखते हुए उन सभी लड़कों से गंभीरता से कहता है, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें। आरव की बात सुनो उन सभी लड़कों में से एक लड़का जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का इन सभी लड़कों का लीडर है। वह बिना ज्यादा कुछ बोले आरव का सीधा कॉलर पकड़ लेता है और आरव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, बेटा हद में रहा कर, वरना किसी दिन कैसे मर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सुना है तू ऐश्वर्या के साथ बहुत घूमता है, तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू ऐश्वर्या से दूर रहे, वरना तेरी कब्र यही खोद दूंगा। उस लड़के की बात सुन आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पहले ही उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था, लेकिन आरव अभी भी बड़े ही शांत लहजे में उस लड़के से कहता है, बेहतर यही होगा कि मेरा कॉलर छोड़ और यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आरव की बात सुनने के बाद उस लड़के के चेहरे के हाव भाव और ज्यादा कठोर हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने भी उस लड़के के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आरव उसे सीधी धमकी दे रहा था। वह लड़का आरव की कॉलर छोड़ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे भींचने लग जाता है, लेकिन उसके पूरी तरह से जोर लगाने के बावजूद भी आरव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आरव अभी भी अपनी शांत नजरों से उस लड़के को घूर रहा था और आरव अपने हाथ को उठाता है और उस लड़के के हाथ को पकड़ते हुए हल्का दबाता है, जिससे वहां पर हड्डियों के टूटने की आवाज सभी को सुनाई देती है, जिससे उस लड़के का साथी तुरंत अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में आ जाते हैं। आरव उस लड़के के हाथ को अपनी गर्दन से हटाकर उस लड़के के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे उस लड़की का चेहरा पूरा सूज कर एकदम लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। फिर आरव अपनी गहरी और रोबदार आवाज में कहता है, अपनी खोखली धमकी उसे देना जो छोटे उम्हारी धमकियों से डर जाए। और बात रही ऐश्वर्या की, तो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, फिर वह तुम हो या भले ही अंडरवर्ल्ड किंग डेविल। लेकिन पंगा लेने से पहले अपने पिता के बारे में थोड़ा होमवर्क कर लेता तो तुझे पता चल जाता तू किससे उलझने वाला है। जा दोबारा पंगा लेने से पहले मेरे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले। इतना कहने के बाद आरव अपनी सिगरेट का एक और कश लेता है और उसके धुएं को उस लड़के के चेहरे पर उड़ा देता है। वहां पर मौजूद सभी लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी। आरव की एंट्री ही नहीं बल्कि उसका हर डायलॉग और हर कार्य बिल्कुल हीरो के जैसा लग रहा था।
लेकिन तभी उन्हें होश आता है, आखिर आरव ने किस इंसान को थप्पड़ मारा है। तभी सभी उस लड़के के बारे में बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि वह लड़का निखिल हुड्डा है। वह हुड्डा खानदान जिसका प्रभाव पूरे साउथ दिल्ली में है। सभी स्टूडेंट इस बारे में बात करते करते अचानक से हुड्डा खानदान के नेटवर्थ पर पहुंच जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हुड्डा खानदान की नेटवर्थ $60 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 500 करोड़ के आसपास है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपनी आंखें फाड़कर अपने फोन को देख रहा था। वह लड़का हकलाते हुए तुरंत सभी से कहता है, गाइस क्या तुम में से किसी ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के बारे में कुछ खबर सुनी। उस लड़के की बात सुन सभी उस लड़के की तरह हैरानी से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था आखिर ये लड़का पूरा मुद्दे से भटक कर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के बारे में क्यों बात कर रहा है। उस लड़के की बात सुन एक लड़का झुंझुलाते हुए कहता है, अबे क्या बोल रहा है, साफ साफ बोलना। हम सभी बात कर रहे हैं, हुड्डा खानदान की यह यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को बीच में घुसा रहा है। उस लड़के की बात सुन वह लड़का अपने गर्दन उठाकर ऊपर देखता है और फिर अपनी आंखों पर पहले चश्मे को हटाता है और फिर अपनी आंखें मसलकर साफ करता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना चश्मा को साफ करके वापस पहनकर दोबारा से फोन को देखता है। उसे लड़के को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह लड़का अपने फोन में आई उस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। इसलिए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरोस हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या खबर आ गई जो इस तरह से किसी को इतना ज्यादा परेशान कर सकती है। थोड़ी देर तक अपने फोन को घूरने के बाद वह लड़का अपने फोन को बंद करते हुए सभी की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम सब लोगों को जानना है कि मैं फोन में क्या देख रहा था, तो गूगल पर जाओ और यूनिकॉर्न इंडस्ट्री सर्च करो। उस लड़के की बात सुन सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। सभी लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं। आरव ने जिस लड़के को थप्पड़ मारा और हाथ तोड़ा था, वह दर्द में जमीन पर पड़ा तिल मिला रहा था। उसे भी उन सभी लोगों की बात सुन रही थी। जब पहले उसने सुना था कि सभी लोग हुड्डा खानदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। वह तो सामने खड़ा एक लड़का बहुत ज्यादा नालायक था जो बात को मुड़कर कहां से कहां ले गया। उस लड़के की बात मान सभी लोग अपना फोन निकालकर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री सर्च करते हैं और पहली खबर को देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि सबसे ऊपर ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए चेयरमैन की फोटो और उसके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। और वहां पर मौजूद जब सभी लोगों ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के $1 बिलियन की कंपनी बनने की खबर पढ़ी तो सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि $1 बिलियन कंपनी मतलब कंपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अभी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। आखिर उन सभी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ही यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। क्या होगा जब उस लड़के को पता चलेगा कि उसने किस इंसान से पंगा लिया है। आखिर अब क्या रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-139 बलदेव की मौत। आरव के उस हुड्डा खानदान के लड़के निखिल हुड्डा को मारने के बाद सभी लोग हुड्डा खानदान के बारे में बात करने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़का यूनिकॉर्न इंडस्ट्री की बात बीच में घुसर देता है, जिससे सभी लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं। लेकिन उसे लड़की की बात सुनने के बाद सभी लोग जैसे जैसे अपने फोन में यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए चेयरमैन की फोटो और उसके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। और वहां पर मौजूद जब सभी लोगों ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के $1 बिलियन की कंपनी बनने की खबर पढ़ी तो सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि $1 बिलियन कंपनी मतलब कंपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अब यूनिकॉर्न इंडस्ट्री शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। सभी लोग ये जानकर और ज्यादा हैरान हो गए थे कि इस कंपनी का नया चेयरमैन उन्हीं की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, और यह वही स्टूडेंट था जिसने अभी थोड़ी देर पहले हुड्डा खानदान के निखिल हुड्डा को अपने पैरों तले कुचल डाला था। अब सभी को इतना तो पता चल गया था, अगर हुड्डा खानदान और आरव के बीच में लड़ाई हुई तो हुड्डा खानदान बिल्कुल खत्म हो सकता है। लेकिन आरव को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वहां पर मौजूद सभी को पता था कि कोई इंसान अगर 60 लोगों को लेकर जाए और कोई इंसान 1000 लोगों को लेकर जाए और आपस में लड़े तो कौन ज्यादा पिटेगा। उन सभी की बात निखिल हुड्डा के कान में भी पड़ रही थी। अब उसे पता चला था कि क्यों वह लड़का इतना ज्यादा उछलकर उससे पंगा ले रहा था, क्योंकि वह क्या उसका पूरा खानदान भी मिलकर उस लड़के का कुछ नहीं उखाड़ सकता था। वहीं आरव निखिल हुड्डा को पीटने के बाद चलते लेक्चर के बीच में आकर अपनी क्लास में बैठ जाता है। इतने दिनों के बाद आरव को क्लास में देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि आरव एक दिन आता था और एक हफ्ते की छुट्टी लेता था। लेक्चरर आरव को देखता है और उसे थोड़ा डॉटेड हुए कहता है, आरव ये यूनिवर्सिटी है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम जब चाहो तब मुंह उठाकर आ जाओगे। तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है और एक हफ्ते के बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम एक दिन भी क्लास मिस ना करो। लेक्चरर की बात सुनने के बाद आरव अपना सर हिलाते हुए कहता है, ओके सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आरव की बात सुन लेक्चरर ज्यादा कुछ नहीं कहता और पलटते हुए दोबारा से सभी को पढ़ाने लग जाते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद आरव अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में आ जाता है। आरव के तीनों दोस्तों को आरव के आइडेंटिटी पता चल चुकी थी, इसलिए वह आरव से दूर रहना चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा करना संभव था? इसका जवाब था नहीं।
आरव अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, देखो मुझे पता है तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो क्योंकि मैं एक हत्यारा हूं। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा इतनी छोटी उम्र में मैं एक हत्यारा कैसे बना और क्यों बना? जब मैं छोटा था तो बहुत से लोगों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया था। मैं जैसे तैसे करके वहां से बच निकला। फिर मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बाद मुझे पता चला कि वह इंसान एक गैंग का लीडर है। एक दिन बहुत बड़ी मुठभेड़ में मेरे पिता सम्मान वह आदमी बहुत ज्यादा घायल हो गए। उस मुठभेड़ में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं अपनी याददाश्त भूल गया। जिसके बाद एक गरीब परिवार ने मुझे गोद ले लिया था और उन्हीं के साथ रहते रहते मेरी शादी कपूर खानदान की बेटी स्नेहा से हो गई थी। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे जमाई नहीं बल्कि अपने पैरों की जूती मानते थे। लेकिन एक दिन मेरे साथ फिर से एक हादसा हुआ जिससे मेरी याददाश्त वापस लौट आए। हालांकि जिन्होंने मुझे गोद लिया था वे माँ बाप भी मेरे मर गए। और इस पूरी दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही है, वह मेरी बहन, जो कि मेरी सगी बहन नहीं है, मेरे गोद लिए हुए माँ बाप की बेटी है, लेकिन वह मेरी बहन है। अब तुम मुझे बताओ, एक 3 साल के बच्चे को अगर गुंडों के बीच में छोड़ दिया जाए तो वह शरीफ तो होगा नहीं। और यही हाल मेरा है। मुझे अपनी पहचान से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। मेरा बस एक ही मकसद है, मेरे खानदान को मौत के घाट उतारने वालों को मौत के घाट उतारना और मेरी बहन को कोई परेशान ना करे बस। और यह सब तब मुमकिन है जब सब कुछ मेरे अंडर होगा। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ सकते हो। और अगर मेरे बारे में पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को इंटेल देना चाहो तो दे सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हें डर है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा। फिक्र मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने तुम सबको अपना दोस्त माना है। अब भले ही दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ये डेविल की जुबान है। एक बार जो कह दिया तो कह दिया, अपनी बात से कभी मुकरता नहीं है। अपनी बात कहने के बाद आरव हल्का मुस्कुराता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी आरव का फोन बजता है। आरव फोन निकाल कर देखता है तो उसको शक्ति फोन मिला रहा था। आरव जैसे ही फोन उठाता है तो उधर से शक्ति की घबराई हुई आवाज उसे सुनाई देती है। छोटे लीडर लीडर नहीं रहे। शक्ति की यह बात आरव के सिर पर किसी परमाणु बम की तरह फूटी थी। शक्ति की इस बात को सुन आरव जहां खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पर जम गए हो। उसका मुंह खुला हुआ था। उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आरव जैसे ही अपनी पलकें झपकाता है तो अगले पल जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के साथ आंसू भी बाहर निकलने लग जाते हैं। भले ही वह कितना ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इस खबर को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से गुब्बारे के अंदर से सारी हवा निकाल दी गई है। अगले ही पल आरव सभी के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से हल्की सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गहरा सदमा लगा हो। आरव के दोस्त अचानक से आरव की इस तरह की प्रतिक्रिया को देखकर हैरान थे। वह तुरंत आरव के पास जाते हैं। सिद्धार्थ सोनी तुरंत आरव के फोन को उठता है, जिसके फोन पर अभी भी कॉल चल रही थी और सामने वाला हेलो हेलो बोले जा रहा था। सिद्धार्थ सोनी जैसे ही हेलो बोलता है तो सामने वाला तुरंत कठोर लहजे में पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर सिद्धार्थ सोनी कहता है, मैं आरव का दोस्त हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? सिद्धार्थ सोनी की बात सुन शक्ति सतर्क हो जाता है और उसका ऐसा करना सामान्य बात थी, क्योंकि इस समय आरव कुछ ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा था जिसे सुनने भर से ही लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन आरव तुरंत सेंसस में आकर सिद्धार्थ सोनी से अपना फोन छीन लेता है। तुम सब कहाँ हो? आरव की आवाज में इस समय एक अलग तरह की कंपन थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि आरव अंदर से कितना ज्यादा टूट चुका है। लेकिन शक्ति हिम्मत करते हुए आरव को बताता है, हम पुराने वाले बेस पर हैं। आरव तुरंत अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए तुरंत पार्किंग की तरफ भागता है। गार्डन में मौजूद सभी लोग आरव की इस तरह की कंडीशन देख काफी ज्यादा हैरान थे और बहुत से लोग तो उसकी वीडियो भी बना रहे थे, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने हुड्डा खानदान के निखिल हुड्डा को उसके द्वारा पीटते हुए देखा था। आरव तुरंत अपनी गाड़ी लेकर ब्लैक कोबरा गैंग की पुराने बेस की तरफ बेहिचक पूरी रफ्तार में दौड़ाने लग जाता है, जिस वजह से उसने बहुत से रूल तोड़ दिए थे। ओवर स्पीड से तो न जाने उसके कितने ज्यादा ऑनलाइन चालान कट चुके थे, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरव ब्लैक कोबरा गैंग के पुराने बेस पर पहुंचता उससे पहले ही उसका फोन बजता है और ऐश्वर्या का कॉल आता है। आरव जैसे ही फोन उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ से ऐश्वर्या के रोते हुए आवाज सुनाई देती है, आरव, मेरे घर वाले किसी और से मेरी शादी करवा रहे हैं। मुझे मेरे कमरे में ही बंद कर दिया गया है। मुझे मेरे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दे रहे और अगले हफ्ते मेरी शादी कर रहे हैं। ऐश्वर्या की बात सुनने के बाद आरव के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ साफ सुना जा रहा था। वह गुस्से में कहता है, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारे घर वालों का? ऐश्वर्या, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन मुझे इस समय बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए मैं तुमसे बहुत में बात करता हूँ। यह आखिरी वाक्य कहते वक्त आरव की आवाज में एक अलग तरह की उदासी और कंपन थी। आरव की गुस्से और उदासी भरी आवाज सुनने के बाद ऐश्वर्या को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है।
इसलिए वह भी आरव से ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस कॉल रख देती है। कॉल कटने के बाद आरव स्टीयरिंग के ऊपर जोर से मुक्का मार देता है, जिससे गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाने लग जाता है। लेकिन इस समय उसे ऐश्वर्या की भी चिंता नहीं थी, बस उसे जल्द से जल्द ब्लैक कोबरा गैंग के पुराने बेस पर जाना था। उसके होठ कांप रहे थे। आरव एक्सीलेटर पर अपना पूरा पंजाब रख देता है और फिर गोली की रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुला सांड रोड पर छोड़ दिया गया हो, जो बिना सोचे समझे सामने आने वाली हर चीज को तोड़ देगा। आरव की इतनी फास्ट ड्राइविंग के बावजूद भी उसे ब्लैक कोबरा गैंग के पुराने बेस पर पहुंचने में 10 मिनट का समय लग गया था। आरव वहां पर पहुंचने के तुरंत बाद गाड़ी से उतरता है और अंदर की तरफ दौड़ जाता है। आरव जैसे ही बलदेव कुमार के कमरे में जाता है तो उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि बलदेव कुमार इस समय अपनी बड़ी सी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे और पूरे कमरे में कम से कम 10 बड़े पुलिस अधिकारी थे और पूरा कमरा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से भरा हुआ था, जिनके हाथों में राइफल थी और उनका निशाना आरव के ऊपर था। आरव अपना कदम आगे बढ़ता है, तभी एक पुलिस अधिकारी अपनी रोबदार आवाज में उसे कहता है, डेविल जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना मेरे एक इशारे पर मेरे सारे आदमी तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। उस पुलिस अधिकारी की बात सुनने के बाद आरव अपना कदम वहीं रोक लेता है और तभी वह अपनी गर्दन घुमाकर देखता है तो उसे एक कोने में शक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक चाकू था और वह फूट फूट कर रो रहा था। आरव की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर शक्ति आरव की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, छोटे मास्टर आप तुरंत यहाँ से भाग जाइए। यह आपको शक्ति आगे कुछ बोलने के लायक नहीं रहा था, क्योंकि अगले ही पल 2 कांस्टेबल ने उसकी छाती में लगातार गोलियां दाग दी थी, जिससे शक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। आरव कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही बलदेव कुमार का शरीर एक तरफ झूल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। बलदेव कुमार के शरीर को जमीन पर गिरा देखकर आरव के पैर लड़खड़ा गए थे और वह जमीन पर गिर जाता है। तबीयत पुलिस अधिकारी अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और अगले ही पल 4 कांस्टेबल आरव के हाथों को पीछे करके हथकड़ी लगा देते हैं और उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन उस इंजेक्शन के लगने के 5 मिनट बाद भी आरव किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अभी भी अपनी आंखें खोले हुए बलदेव के शरीर को देख रहा था, जिसे देखकर वह पुलिस अधिकारी उस इंजेक्शन की हाई डोज उसे दे देते हैं। उस पुलिस अधिकारी का ऑर्डर सुन बाकी के कांस्टेबलों ने आरव के शरीर में 20 से 25 इंजेक्शन लगा दिए थे, जिससे आरव को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ दिखाई देता है और अगले ही पल वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। आरव के बेहोश होने के बाद वह कांस्टेबल आरव को पुलिस जीप में डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। आखिर इन सभी पुलिस अधिकारियों ने ब्लैक कोबरा गैंग के साथ किया क्या आरव को पकड़ने के लिए ब्लैक कोबरा गैंग का सफाया कर दिया गया है? आखिर अब क्या रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-140 आजाद हुआ आरव। थोड़ी देर बाद आरव की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक अंधेरे भरे कमरे में पाता है। उस कमरे में रोशनी के लिए एक छोटा सा भी बल्ब नहीं था। आरव जैसे ही अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ा सा आगे जाता है तो वह अचानक से एक दीवार से टकरा जाता है। अपने कमरे का मुआयना करने के बाद आरव को पता चलता है कि वह एक बहुत ही छोटे कमरे में है, जिसके अंदर चलना भी मुश्किल है। जब काफी देर तक आरव को उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो और वह अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें किसी सांप के जैसी हो गई थी, जो कि हरे रंग में चमक रही थी। उस अंधेरे में आरव की हरे रंग की चमकती आंखें किसी शैतान के जैसी लग रही थी, जो काफी खतरनाक लग रही थी। आरव की हरे रंग की चमकती आंखें अंधेरे में ऐसे देख रही थी जैसे उसके लिए अंधेरा मायने ही ना रखता हो। आरव अपनी नजरों को नीचे करके देखता है तो उसको दिखाई देता है कि उसका पूरा शरीर बेड़ियों में बंधा हुआ है। उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट पर सिल्वर नीडल लगी हुई थी, जिस वजह से वह अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह अपने आगे की नीडल को निकाल सकता था, लेकिन वह अपनी कमर में लगी नीडल को कैसे निकाले? काफी देर तक आरव को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। आरव समझ चुका था वह इस जगह से ऐसे ही नहीं निकल सकता। कुछ देर तक सोचने के बाद आरव चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और इसके तुरंत बाद वह अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के तुरंत बाद आरव को अपने कमर के सबसे निचले हिस्से में काफी तेज दर्द होता है, क्योंकि उसके मूलाधार चक्र पर भी एक सिल्वर नीडल लगा रखी थी जो उसके ऊर्जा प्रवाह को रोक रही थी। आरव दर्द को सहते हुए अपना ध्यान अभी भी मूलाधार चक्र पर बनाए रहता है। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर के सबसे निचले हिस्से में किसी ने खंजर गोप दिया है और वह उसे ट्विस्ट कर रहा है। आरव को समय इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसकी कमर एकदम तलवार की तरह सीधी हो गई थी और धीरे धीरे धनुष की तरह मुड़ रही थी। लेकिन आरव गहरी सांस लेते हुए अपनी पूरी एनर्जी को मूलाधार चक्र में एकत्रित करने लग जाता है। अगले ही पल उसकी कमर के सबसे निचले हिस्से से हल्के लाल रंग की रोशनी निकलने लग जाती है। तकरीबन आधे घंटे के बाद वह हल्के लाल रंग की रोशनी गहरे लाल रंग में बदलने लग जाती है। जब वह रोशनी गहरे लाल रंग की हो जाती है तो उसके शरीर में लगी सभी सिल्वर नीडल गोली की रफ्तार से उसके शरीर से निकलकर जमीन पर गिरने लग जाते हैं।
सभी सिल्वर नीडल निकलने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर अपने शरीर पर लगी बेड़ियों को देखकर हल्का मुस्कुराता है और धीरे से अपनी भयानक आवाज में कहता है, ये बेड़ियां मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहने के बाद आरव अपने शरीर को एक झटका देता है और अगले ही पल वह बेड़िया कागज की तरह टूटकर जमीन पर गिर जाती है। बेड़ियों से आजाद होने के बाद आरव अपने शरीर को स्ट्रेच करने लग जाता है। शरीर को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद आरव एक मुक्का बनता है और जोरदार मुक्का दीवार पर दे मारता है। अगले ही पल एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और दीवार में कंपन पैदा हो जाता है। देखते ही देखते दीवार में दरार आनी शुरू हो जाती और एक बड़े धमाके के साथ दीवार ढह जाती है। दीवार टूटने के तुरंत बाद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अगले ही पल एक काली परछाई बिजली से भी तेज रफ्तार में हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। सभी लोग इस बारे में कुछ सोचते उससे पहले ही वह परछाई भूत की तरह वहां से गायब हो जाती है। उस जगह से बाहर आने के बाद आरव एक पेड़ पर बैठा हुआ था। हालांकि आरव उस जगह से तो बाहर आ गया था, लेकिन वह जगह जंगल के बीचों बीच थी, इसलिए आरव को यह पता नहीं चल रहा था कि उसे इस समय किस तरफ जाना चाहिए। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद आरव को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह आसमान की तरफ अपनी निगाहें करता है और अपनी गर्दन हिलाकर ऐसे ही अंदाजे में पेड़ों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। काफी देर तक ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद आरव को अपने सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर आरव की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस समय उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सफेद रंग का सांप था जिसकी आंखें और जीभ आसमानी नीले रंग की थी। उसके फन पर आसमान नीले रंग का पैटर्न बना हुआ था और उसकी पूंछ के ऊपर बर्फ के नीले स्पाइक्स बने हुए थे। हालांकि वह सांप देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसके आकार को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा खूंखार हो सकता है। वह सांप लंबाई में 15 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा था। अगर इतना बड़ा सांप कोई आम इंसान देख ले तो वह तुरंत अपने प्राण त्याग देगा। आरव ये भी देख पा रहा था कि वह सांप अपना फन उठाकर उसी की तरफ देख रहा है। आरव उसकी नजरों को अपनी तरफ देख उसी को घूरता है। वह सांप आरव की तरफ देखते हुए अपनी आसमानी रंग की जीभ बाहर निकालकर फुफकार रहा था, जिस वजह से उस सांप के आसपास कोई भी जंगली जानवर नहीं फटक रहा था। क्या उस सांप और आरव के बीच में अब लड़ाई होने वाली है? आखिर आरव इस जंगल से कैसे बाहर निकलेगा? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है? ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।